morning, everyone. I have Professor Vijaya Suvarna, who's going to start with the session, and then we'll welcome our speaker for the day. All right, great morning, folks. मतलब टाइम पे सभी लोग कैसे पहुंच जाते हैं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है राय घर पे होते हुए. Isn't that great? If we have a time, you know, slot, and we come in, हम अपने आप को क्या कहते हैं मोल्ड करते हैं कि हम उस समय पर वेबिनार के लिए भी पहुंच जाएं. It's wonderful to see you people. Imagine it's just touching 11 o'clock and the numbers are just spiking up. It's like 106 मुझे दिख रहे हैं और वेटिंग लिस्ट में लोग दिख रहे हैं. It is really, you know, बूमरैंगिंग ऊपर. एंड इमेजिन हमारे जो स्पीकर हैं आज की या रोज के जो स्पीकर होते हैं, जस्ट इमेजिन हाउ एक्साइटेड एंड हैप्पी एंड ग्रेटफुल दे मस्ट बी फीलिंग कि आप सभी लोग इनके प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं. इजंट दैट वंडरफुल? आई सी अ नाइस लेडी इन अ साड़ी कॉल्ड प्रिया सजेश over there. Oh, she's wearing a sari early in the morning. My God, hats off to you, lady. Yeah, looking beautiful. Okay, so yeah, and तो आज का क्या टॉपिक है आपको पता है? आप लोगों ने देखा होगा आज का टॉपिक है फाइनेंशियल डिसिप्लिन को लेकर के. आई एम टेलिंग यू, ये हमारी जो आज की स्पीकर हैं, ठीक है, उनका नाम है प्रियंका आचार्य. वो दिखने में बहुत यंग दिखती हैं, लेकिन उनका दिमाग बहुत ही ज्यादा मैच्योर है और बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं सुपर क्विक है एज फार एज फाइनेंस गोज एंड एज फार एज साइकोलॉजी गोज. कॉम्बिनेशन है इनका. ये कह रही है कि बचपन से शी वांटेड टू बी अ साइकोलॉजिस्ट, बनना चाहती थी, लेकिन क्योंकि मार्क्स बहुत अच्छे थे और आर्ट्स में बहुत ज्यादा रुचि नहीं लग रहा था और पॉपुलर नहीं था. लोग कहते थे इतने मार्क्स के बाद तुम आर्ट्स करोगी, पागल. वो हमारे जनरेशन वाले हैं ना, तो उनको लगता था कि आर्ट्स इज लेसर देन ग्रेट. तो उन्होंने परस्यू किया फाइनेंस और अकाउंट्स, बीकॉम किया, एमसीए किया, एमबीए इन फाइनेंस किया और उन्होंने बिजनेस एनालिस्ट की तरह काम किया. शी वर्कड इन प्री सेल्स एज अ स्पेशलिस्ट इन फाइनेंस एंड देन बिकेम अ फैकल्टी एट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, अगर आप उनका फोटो देख रहे हो तो उनके चेहरे से दिख ही नहीं रहा है, इतनी स्वीट, इतनी मासूम लग रही हैं, लेकिन इमेजिन शी हैज अ रेजर शार्प फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग ओरिएंटेड माइंड. और 7 साल के बाद वो एमबीए की प्रोफेसर बनी. उसके बाद शी स्टार्टेड टीचिंग स्ट्रेटजी, कम्युनिकेशन एंड पर्सपेक्टिव मैनेजमेंट. फैसिलिटेशन डिप्लोमा किया, एनएलपी में सर्टिफिकेशन किया और बहुत सारे सर्टिफिकेशंस की हैं. टुडे शी ब्लेंड्स हर नॉलेज, इमेंस नॉलेज फाइनेंस का और इमेंस अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ साइकोलॉजी को मिक्स करके वो डायरेक्शन दिखाती हैं फैमिली को, फैमिली फाइनेंशियल डिसिप्लिन को लेकर के. तो लोग सोचते कैसे हैं पैसे के बारे में और पैसे का सोच उनको इंपैक्ट कैसे करता है, उनके लाइफ को और उनके फैमिली को इंपैक्ट कैसे करता है. शी इज द वन हु स्पीक्स अबाउट इट एंड शी इज वेरी पैशनेट अबाउट इट. आई हैव नोन हर नाउ फॉर आई थिंक few years and her enthusiasm, her laughter, her gratitude, her sense of energy, it's just amazing. चुलबुली है इतनी कि बस उनके साथ कीप अप करना अपने एनर्जी को, that itself is a task. It's just amazing. You have to keep up with her when it comes to vivacity or क्या कहते हैं हंसी and sense of humor. She's like a small child, but when it comes to work, bloody hell, she's a demon. ठीक है, डायन है, भूत है, वो पीछे पड़ जाती है जब तक काम खत्म नहीं होता है. I also love her detail orientation. You should see the documents that she makes and जिस तरह से वो रिपोर्ट प्रेजेंट करती है, उनका डेप्थ, उनका प्रेपरेशन, don't even ask. Literally 10 दिन पहले she'll start preparing in extreme detail. I love detail oriented people या prep वाले people जो पहले से तैयारी करते हैं. मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं. मुझे लगता है कि वो पूरे हर चीज को दिमाग में घुमा के ना फिर आकर के प्रेजेंट करते हैं. I love such people and I really love this wonderful lady. उनका नाम है प्रियंका. वो अपने आप को किस तरह पेश करती है, इट्स वेरी रोमांटिक. आप सुनिए, वो कहती हैं कि हर नेम मीन्स प्रिय. प्रिय का मतलब है चहिता और उसका और या फेवरेट, और अंक का मतलब है एपिसोड. उनका यही उद्देश्य है, उनका ये विजन है या गोल है लाइफ का या मिशन है कि वो सभी के जीवन का प्रिय अंक बने, फेवरेट एपिसोड बने. So for all the soap opera loving guys over there, let me present to you the really dynamic और छोटा पैकेट में बड़ा atom bomb. This is Priyanka Acharya for you, going to speak today on financial discipline. Thank you so much, Priyanka ji. Good morning, everybody.
सो वेलकम। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऑलरेडी वी हैव 163 पार्टिसिपेंट्स और सबके सब जानना चाहते हैं कि मैं पैसों के साथ कैसे कम्युनिकेट करूं। सो ये सेशन करने का रीजन क्या था वो मैं पहले बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। हम ये सेशन कर रहे हैं, इसके पहले मैं आपको 2-3 डिस्क्लेमर्स दूंगी, यानी कि 2-3 चीजें बता दूंगी ताकि आपको कोई गलतफहमी ना रहे। और उसके बाद मैं आपको एग्जैक्ट रीजन बताती हूँ कि हम ये सेशन कर क्यों रहे हैं। सो पहली बात, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, आपको कहीं दिखाई नहीं दे रही होगी। सो मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे आपका पैसा डबल हो जाएगा। सो मैं आपको कोई जादू नहीं दिखाने वाली हूँ, मैं आपको सच्चाई दिखाने वाली हूँ। दूसरी बात, यहाँ पर जो भी होगा, हमारी जितनी बातें होंगी वो सारी चैट बॉक्स पे होंगी, या फिर एक और तरीका है जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन आप अपने आप को म्यूट पे रखें ताकि आप शांति से पूरा सेशन सुन पाए। चैट बॉक्स पे आप जितना चाहे लिख सकते हैं, मैं पढ़ते रहूंगी बीच बीच में। उसके बाद जब हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जैसे ही पैसों की बात आती है हम इन्वेस्टमेंट सोचने लगते हैं, सेविंग सोचने लगते हैं। जब हम इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं इस सेशन से आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो ऐसा भी कुछ आज नहीं होने वाला है। मैं आपको कोई टिपिकल एडवाइस या टिप्स देने नहीं आई हूँ, मैं आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन पे कुछ समझाने आई हूँ। और तीसरा डिस्क्लेमर, यहाँ पर सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा। आपको सुन के अच्छा लगेगा और आप सोचोगे कि कल से सोचूंगा, तो काम नहीं होगा। आपको अगर जेन्युइनली कुछ मिलता है इस सेशन से जो आपको यूजफुल लगता है, ऐसे लगता है कि इसमें से कुछ करना चाहिए, तो आपको शुरुआत से ये शुरुआत करनी होगी, और ये आज से अभी से शुरुआत करनी होगी। सो जब जब आपको कोई भी चीज अच्छी लगे, प्लीज अपने पास पेपर पेन नोटपैड कुछ रखिए जिधर आप नोट कर पाए, ताकि आप सिर्फ सुन के उसको भुला नहीं दे, आपको वो हमेशा याद रहे और आप उस पर कुछ एक्शन ले पाए। तो ये हुआ आज का डिस्क्लेमर्स। और ये सेशन, गुड न्यूज ये है कि आपकी इनकम चाहे 3,000 रुपए महीना हो, 30,000 रुपए महीना हो, 3 लाख रुपए महीना हो, या 3 करोड़ रुपए महीना हो, या उससे ज्यादा हो, ये सेशन हर इनकम ग्रुप के लिए है। सो आपको जो भी यहाँ पर बताया जाएगा, आपकी इनकम से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन हर इनकम पे जरूरी होता है, चाहे वो 3,000 रुपए महीना हो या 3 लाख रुपए महीना हो। इसलिए जितने भी टिप्स यहाँ पर शेयर हो रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए और सेशन को खूब मजे से एंजॉय कीजिए। ठीक है, अब हम शुरुआत कर रहे हैं और मैं आपको क्यों बताने वाली थी। सो क्यों बताने के लिए मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा आपसे। हम ये सेशन एक सिंपल रीजन से कर रहे हैं। रीजन ये है कि हम सारे के सारे किसी रास्ते पे तो चल ही रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम बचा रहे हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारी कोई सेविंग नहीं है, हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक ऐसा टॉपिक है जो जिंदगी भर सीखे तो भी कम है। इसलिए मैं आपको यही दिखाना चाहती हूँ कि हम एक रास्ते पे तो हैं, पर कभी कभी हम अनश्योर हो जाते हैं, हमें पता नहीं चल रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। वो बाजू वाला पड़ोसी कुछ और कर रहा है, मेरा कॉलेज का फ्रेंड कुछ और कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो हम कभी कभी अनश्योर हो जाते हैं। सो अगर हम जरूरी चीजें सीखते रहे, आजमाते रहे और उस पर अमल करते रहे, तो हम पहुंचेंगे ऐसे स्मूथ रास्ते पर जहां पर हमको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन होगी कि हम जो कर रहे हैं वो हमारी फैमिली के लिए करेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन में कोई भी चीज यूनिवर्सल नहीं हो सकती, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के तरीके ही यूनिवर्सल है, जो आमतौर पे हर कोई अगर तरीका आजमा ले तो आराम से सेटिस्फैक्शन से फाइनेंशियली सिक्योर होके जी सकता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए मुझे आपको एजेंडा बताना है। आज का एजेंडा 4 चीजों पे निर्धारित है। एक है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ जिसको कहते हैं IRRR, IRRRR, जो आपको पीछे दिख भी रहा होगा।
अब नॉर्मली जो लोग इन्वेस्टमेंट रेगुलरली करते हैं वो एक शब्द यूज करते हैं, वो हमेशा एडवाइजर्स को बोलते हैं कि अच्छा आप जो स्कीम बता रहे हो तो ठीक है, लेकिन उसपे आईआरआर कितना मिलेगा। आईआरआर का मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी मैं आज नहीं कवर करने वाली हूँ, मैं आपको सिंपल चीजें समझाने वाली हूँ। और ये सिंपल चीज आज मैं आपको जो समझाने वाली हूँ उसका नाम है IRRR। और ये क्या है उसके लिए आप बने रहिए, मैं आपको समझा दूंगी। फिर मैं आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन की पूरी एक प्रोसेस मैंने डिजाइन की है, मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी। और प्रोसेस में एक भी चीज से अगर नजर हटी तो समझो दुर्घटना घटी। तो ध्यान से सुनिएगा ये प्रोसेस। फिर आप कभी कभी सोचते हैं कि मैं तो डिसिप्लिन हूँ, मैं जानता हूँ कि क्या हो रहा है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे बचाना है, पर यार मेरे बच्चे बहुत डिमांडिंग है, मेरी वाइफ बहुत डिमांडिंग है, मेरे हस्बैंड बहुत डिमांडिंग है, जो भी है, और मेरा समाज बहुत डिमांडिंग है, मेरे सोसाइटी में ऐसा रिवाज ही है कि ये करना है, इसी तौर तरीके से रहना है, उसकी वजह से मेरी सारी सेविंग धुल जाती है। अब मैं क्या करूँ? सो अगर आपको मैं कल्चर सेटिंग बताऊं तो आपको हमेशा अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंटैक्ट रहेगा, आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन इतना मजबूत रहेगा कि चाहे किसी को कुछ भी बोलने दीजिए, आपको असर नहीं होगा क्योंकि आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन हो। और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि सिर्फ सुन के कुछ नहीं होगा, आपको कुछ करना भी होगा। तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जो आप अपने घर में, क्योंकि लॉकडाउन है हम सब घर में हैं, आप अपने घर में ये टिप्स यूज कर सकते हो। जब आप ये टिप्स यूज करना शुरू करोगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आप रोजमर्रा की लाइफ में यूज कर सकते हो, जिससे फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगी। तो ये सारे टिप्स भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और इस एजेंडा के पहले मैं एक पोल थोड़ी देर में लॉन्च करने वाली हूँ। इस पोल को एज इन आपने वोट तो दिए ही है, आप वोटिंग करते हैं, आप 18 साल से ऊपर हैं या नीचे हैं, इस सेशन में कोई मायने नहीं रखता है, आप वोट दे सकते हैं। तो थोड़ी देर में जब मैं बोलूंगी एक स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर एक विंडो आएगी, उसमें 3 सवाल होंगे। 3 सवाल में तीनों सवालों में अभी आप कुछ भी मत कीजिए, 3 सवाल आपके सामने आएंगे, तब उसमें कुछ ऑप्शंस होंगे, तीनों सवाल के साथ ऑप्शन होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि क्या आपने अपना विल बनाया है। आपको विल तो पता ही होगा, विल यानी वसीयत। आपने वसीयत बनाई है कि नहीं, ऐसा एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। 3 सवालों में से एक क्वेश्चन वो होगा, उसमें लिखा होगा यस या नो के 2 ऑप्शन होंगे। जो भी ऑप्शन आपके लिए ठीक है वो आप उस पे टैप कर दीजिए, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर आपको दूसरा सवाल आएगा। दूसरा सवाल है कि अभी आपने आज की तारीख में कितनी जगह अपने पैसों को पार्क किया है। पार्क किया है का मतलब आपके वॉलेट को छोड़ के कुछ पैसे आपके बैंक अकाउंट में है, कुछ पैसे कहीं इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टमेंट आपने 3-4 जगह पे की है, 5-7 जगह पे की है, बहुत जगह पे की है। तो आप मुझे नंबर बताइए, इंस्ट्रूमेंट्स के नंबर। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ शेयर में डाले हैं कि एफडी में डाले हैं कि कहाँ डाले, मैं जानना चाहती हूँ कि कितनी जगह पे डाले हैं। ओके, आपको ये सवाल का जवाब भी देना है, उसमें एक रेंज आएगी कि आपने 0 to 4, सो 0 to 3, सो एक इन्वेस्टमेंट में डाली है, 3 इंस्ट्रूमेंट में डाली है, 4 से 7 इंस्ट्रूमेंट्स में आपके पैसे पार्क है, या 7 से ज्यादा जगहों पर आपने इन्वेस्टमेंट किए। अब आपने गोल्ड में डाले होंगे, रियल एस्टेट में डाले होंगे, जहां है वो पैसे आप याद करके रखिए। मैं जानना नहीं चाहती हूँ कहाँ डाले हैं, सिर्फ कितनी जगह पे पार्क किए हैं वो जानना चाहती हूँ। और फिर तीसरा क्वेश्चन आएगा। सो ये तीनों क्वेश्चन के आप जवाब उस पे क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और नीचे एक सबमिट का बटन होगा, वो आप सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपको सबके रिजल्ट स्क्रीन पे दिखाई देंगे, ठीक है। और फिर हम सेशन में आगे बढ़ेंगे। कुछ भी राइट रॉन्ग मत सोचिए, जस्ट वो पोल पे क्लिक करके आपके आज के जवाब है वो दीजिए। ना किसी को ये पता चलने वाला है कि आपने क्या जवाब दिया। जैसे अंजना जी ने एक जवाब दिया है, विजया मैम ने एक जवाब दिया, किसी को नाम नहीं दिखने वाला है, सिर्फ हमको एक इस ग्रुप में से देखना है कि कितने लोगों ने क्या क्या किया है, ठीक है। तो अब मैं पोल स्टार्ट कर रही हूँ। यश, कैन यू प्लीज लॉन्च द पोल।
यश, पोल मेरे स्क्रीन पे तो नहीं आ रहा है. इज इट वर्किंग या फिर हम पोल के बिना चलाएं? नो प्रॉब्लम. It is working. 40 of them have already ओके voted. ओके ओके. वेरी नाइस. काफी लोगों ने सबमिट कर दिया है ऑलरेडी. ठीक है, और 10 सेकंड तक मैं रुकूंगी, शायद आप सवाल देख रहे हो इसलिए, और उसके बाद यश आप पोल को क्लोज कर दीजिए. ठीक है, अब आई करेंगे. अगर आपको स्क्रीन पे नहीं भी दिखाई दिया कोई बात नहीं, हम इस पे बात करने ही वाले हैं. ठीक है, यश हम सबको रिजल्ट्स दिखा सकते हैं पोल के? ओके, रिजल्ट्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे. एक्सेलेंट. I've shared the screen. यस यस, परफेक्ट. ओके, सो मैं देख रही हूँ कि 83.3% लोग कह रहे हैं कि आपने अपना विल नहीं बनाया, यानी वसीयत नहीं बनाई है. ओके, 62% कह रहे हैं कि सिर्फ 3 से कम इंस्ट्रूमेंट्स में हमने इन्वेस्टमेंट अब तक की है. 32% ने 4 से 7 के बीच की है, और 5.6% यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने 7 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स में अपने पैसे इन्वेस्ट किए. ठीक है, और अभी 48.8% लोग कह रहे हैं कि मेरी जो अभी की अर्निंग है वो मेरे लिए सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और कुछ लोग कह रहे हैं कि लेस है, 43% कह रहे हैं कि कम है, और ज्यादा होनी चाहिए. और 7.4 लोग कह रहे हैं कि मच हायर देन व्हाट आई नीड. थैंक यू सो मच. ओके यश, आप रिजल्ट स्टॉप कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच इस पोल में जवाब देने के लिए. आपको इंस्टेंटली जवाब नहीं मिलेंगे क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंस्टेंट कॉफी की तरह या इंस्टेंट नूडल्स की तरह नहीं बन सकती. तो इस पे हम बात करेंगे. आप ये तीनों चीज अपने ध्यान में पूरे समय तक रखिए. 12:30 तक आप ये हमेशा ध्यान में रखिए कि मैंने इन 3 सवालों का जवाब दिया था, और इसके रिलेटेड मैं जो कहने वाली हूँ उसको गौर से सुनिए. और इस पूरे सेशन में अल्टीमेटली मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ जो मैंने अपने फैमिली से सीखी है. मैं कहना चाहती हूँ कि पैसा कमाना तो इजी है. कुछ लोग बोलेंगे इजी है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, 16 घंटे काम करता हूँ, 18 घंटे काम कर रहा हूँ, आप कहते हैं इजी है. अर्निंग मनी इजी है, मानिए मेरी बात, इजी है. खर्च करना उससे भी इजी है, क्योंकि खर्ची तो करना है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना है, या कैश देना है, या एनईएफटी ट्रांजैक्शन कर लिया, पेटीएम कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, और खर्च करना बहुत आसान है. लेकिन सारी की सारी आर्टिस्ट्री अगर है तो पैसों को मैनेज करने में है. और आज मैं आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन के माध्यम से ये दिखाना चाहती हूँ कि पैसों को मैनेज कैसे कर सकते हैं. और ये आसान चीजें हैं, बस इसको करते रहना है कंटिन्यूअसली. आसान चीजें हैं, पर डिफिकल्टी सिर्फ इतनी है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको हमेशा वो करते ही रहना है. जैसे कि हमको रोज टूथब्रश करना है, हमको रोज अपना फोन चार्ज करना जरूरी है, वैसे ही हमको फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी रोजमर्रा की लाइफ में उसको अपने आप में एक आदत बनाना जरूरी है. अब आदत कैसे बनाएंगे और क्या करेंगे, इसके लिए मैं आगे बढ़ रही हूँ. तो अब मैं आपको IRRR बताती हूँ, पहले जैसे मैंने वादा किया था. ये आई जो है वो कभी कभी हम इन्फ्लेशन, महंगाई, बहुत महंगाई बढ़ गई है, कभी कभी आपके घर में जनरेशन कि हमारे जमाने में तो इडली 4 आना में मिलती थी, आजकल इडली 50 रुपए प्लेट मिलती है. हर चीज के लिए हमारे यहाँ ये कंपैरिजन है, और डेटा भी ऐसा कहता है, और आप भी ये मानोगे कि 15 साल पहले, ध्यान से सुनिए, और अगर आपके पास नोटपैड पेन है तो लिखिए भी, 15 साल पहले जो चीज 15 रुपए की मिलती थी, आज उसी चीज की कीमत 100 रुपए हो गई. और ये तो सच्चाई है, ये हो रहा है और ये होता ही रहेगा, कुछ भी बदला नहीं है. जो प्रॉपर्टी आपने शायद 20,000 में बनाई थी वो आज 2 करोड़ में भी नहीं मिल रही है. ये हर चीज के लिए एक सच्चाई है.
और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ट्रुथ है। लेकिन हम इन्फ्लेशन में ये देखते हैं कि मोदी सरकार ने इन्फ्लेशन का क्या किया और इन्फ्लेशन कितना बढ़ा, कितना कम हुआ। हम हमेशा वो परसेंटेज देखने जाते हैं। अगर आप में से कुछ लोग इकोनॉमिक टाइम्स या न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो आप जानना चाहते हैं कि महंगाई इकोनॉमी लेवल पे कितनी बढ़ रही है। पर यार, हमारी इकोनॉमी लेवल की महंगाई से लेना देना तब है जब हम फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड है। अगर आपको अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को सोचना है तो महंगाई को सोचिए, लेकिन उस महंगाई का नाम सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं, आपके स्क्रीन पे जो लिखा है उसका नाम है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन यानी 15 साल पहले बहुत लोग शायद बाटा के जूते पहनते थे और खुश थे, और वो बाटा के जूते 300-400 रुपए में आते थे या 100-200 रुपए में भी आते थे, पर हम खुश थे। आज आपका बच्चा कहता है कि मुझे आदिदास के जूते चाहिए, मुझे नाइकी के जूते चाहिए, और उनकी कीमत 200-300 रुपए तो है नहीं, आप मानोगे ही। जब जब आपको कुछ कहना है या यस नो भी कहना है, आप चैट बॉक्स का यूज कर सकते हो, शर्माना मत। ओके। 10-15 साल पहले वो एरियल वाला फोन निकला था, नोकिया का एकदम पहला वाला फोन निकला था जो कॉर्डलेस फोन जैसा दिखता था। उसकी कीमत भी कम सी थी, वो फोन का हैंडसेट मिल जाता था, सिर्फ इनकमिंग कॉल की कीमत ज्यादा थी, इसके लिए कम लोग वो लेते थे। अब आज के फोन्स, और आज हर 6 महीने में हमको एक नया मॉडल चाहिए, हमको कुछ नया करना है, और हम फिर कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है क्योंकि हर 6 महीने हमको एक नया फोन खरीदना पड़ता है। अब हमारे पास साइकिल थी पहले, अब साइकिल चलाना तो ठीक नहीं लगता हमको, वो सिर्फ एक्सरसाइज इंस्ट्रूमेंट रह गया है। तो अब हमको चाहिए कि यार एक बाइक होनी चाहिए। फिर 2 व्हीलर स्कूटी से लेके हम बाइक पे पहुंच गए, अब हमको हार्ली डेविडसन चाहिए और उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। फिर हमको गाड़ी चाहिए, तो पहले मारुति सुजुकी 800 से काम चल जाता था, अब मुझे तो और एक अपग्रेडेड मॉडल चाहिए। फिर अच्छा तुमने कौन सी गाड़ी ली, अच्छा तुमने इग्निस ली, अच्छा तुमने सेंट्रो ली, अच्छा ओ पता है इन्होंने तो आपको पता है बाजू वाले जो शर्मा जी हैं उन्होंने अभी 3 दिन पहले BMW लेके आए। इस तरह से आपकी चॉइसेस बढ़ते जा रही है, आपकी महंगाई बढ़ते जा रही है। आपको पहले घर में ही पत्ते खेलने का शौक था, अब आपको क्लब जाना है, कसिनो जाना है, लॉकडाउन है, आप जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको मॉल से ही शॉपिंग करनी है क्योंकि हैंडबैग तो आपको ब्रांडेड वर्जन ही लेना चाहिए, जीन्स तो ब्रांडेड ही लेनी चाहिए। इस तरह से हर चीज के लिए आपके लिए महंगाई बढ़ रही है, पर वो आपका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है। अब इधर मैं एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूंगी, ये जो IRRR का आई था, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि ओहो ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए, तो मैं ये मानती हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये रोजमर्रा की चीज है, ये एक रूटीन चीज हो गई है। और अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उस इन्फ्लेशन को मैच करने के लिए जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन जरूरी है वो आपको लानी है, तो वो तो आज हम सीख ही रहे हैं। अच्छा, अब मैं आगे चलूंगी। इस इन्फ्लेशन को तोड़ने के लिए आपको 3 डेफिनेशन का जानना बहुत जरूरी है। आपको समझना है कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो। आप स्पेंडर हो यानी आप खर्चीले हो, आप सेवर हो यानी आप बचत करते हो, या आप इन्वेस्टर हो यानी आप 1 रुपए के 15 रुपए करना जानते हो। मैं इन्वेस्टमेंट कह रही हूँ, गैम्बल नहीं कह रही हूँ, जुआ नहीं कह रही हूँ। सो इन्वेस्टमेंट को अलग नजरिए से देखिए, मेरे नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। जो लोग स्पेंड करते हैं यानी जो खर्च करते हैं, उनको महीने की जो इनकम आती है, या जब जब जो भी उनकी इनकम आती है, उनके बिजनेस से, उनके काम से, उनकी सैलरी से, जो भी है, जहाँ पे भी आप हो, कुछ स्टूडेंट्स अगर इस ग्रुप में है तो आपको पॉकेट मनी मिलती होगी। आपको जहां जहां से इनकम आती है, आपकी आय आती है, उसको पहले आप इनकम में से जो आपके हर महीने के खर्चे की लिस्ट है, बिल भरना है, बाइक की पगार देनी है, EMI भरना है, वगैरह वगैरह वगैरह, जितने भी लिस्ट पहले खत्म कर देते हो, और आप सोचते हो कि अगर कुछ बचा तो मैं बचत करूंगा। कभी कभी ये बचत कंसिस्टेंट नहीं रह पाती। आप सोचते हो कि इस महीने तो क्या है कि इनकम बढ़ गई क्योंकि 10% से सैलरी बढ़ा दी बॉस ने,
अब ये सोचिए कि अभी लॉकडाउन है और अभी जो सिचुएशन चल रही है, हो सकता है आपकी इनकम कट भी हो जाए, बढ़ नहीं रही है। तो अगर आप ये सोचते हो कि मेरे इनकम में से जो हर बार महीने के खर्च करने ही है, और इस महीने मैंने प्रॉमिस किया है बच्चे को कि उसको साइकिल दिलाना ही है, अब क्या करूं, लॉकडाउन में 1.5 महीना घर पे था, अब दिलानी ही पड़ेगी, और ये सब जो आप सोच के बाद में कुछ बचा तो बचाऊंगा सोचते हो, तब आप सेविंग करते हो, सॉरी, तब आप स्पेंडर हो, यानी आप खर्च करने में ज्यादा बिलीव करते हो। अब आपको ये बात अच्छी लगे या नहीं लगे, ये सच है, ऐसा होता है, और इसमें भी कोई बुराई नहीं है। इसका तरीका, इसका तोड़ भी मैं आपको आज बताने वाली हूँ। अब अगर आप सेवर हो, यानी कि आप बचत में ज्यादा बिलीव करते हो, तो आप क्या करोगे कि आपकी जितनी इनकम आती है उसमें से पहले आप कुछ पार्क करोगे सेविंग के लिए, ये मैं सेव करूंगा, उसके बाद जो बचा उसमें से घर के खर्चे होंगे। अब आप इन दोनों में जो अंतर है वो आपको शायद समझ आ रहा होगा कि इन दोनों में बहुत फर्क है। दोनों चीजें बहुत छोटी सी हैं, इनकम तो सेम ही आ रही है, 3,000 है या 3 लाख है जैसे मैंने कहा था, पर कभी आप एक्सपेंस पहले कर रहे हो, कभी आप बचत पहले कर रहे हो। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इसमें से कौन सा ब्रैकेट ज्यादा पसंद है। ये डिसाइड करने के लिए कोई उतावल करने की जरूरत नहीं है, आप पूरा सेशन सुन लीजिए, उसके बाद डिसाइड कर लेना। और अगर आप इन्वेस्टर हो, तो ये जो आपने बचत साइड पे पार की है, इसमें आप खुश नहीं रहोगे। आप सोचोगे कि यार अगर कबर्ड में मैंने 10,000 रुपए रखे, तो 10,000 रुपए 10,000 तो रहेंगे, पर उनकी कीमत कम हो जाएगी। जब गिनूंगा तो नोट 10,000 के ही रहेंगे, लेकिन जब मैं बाहर कुछ खरीदने जाऊंगा, तो जो 2 महीने पहले मैं चीजें खरीद रहा था, 10,000 में आ रही थी, आज वो चीजों के लिए मुझे 12,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो अब आप आगे की सोचते हो, जब आप इन्वेस्टर बन जाते हो, आप ऐसा सोचते हो कि यार अगर मैं आज सेव करूंगा, तो सेविंग को ऐसे कैसे नहीं रखता हूँ, कहीं ना कहीं उसको ऐसे इन्वेस्ट करता हूँ कि मुझे 2 महीने के बाद जब 12,000 रुपए लगेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली जहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं 10,000 के 12,000 मुझे मिल जाएंगे, मैं विड्रॉ करूंगा, चीज खरीदने जाऊंगा और 12,000 रुपए आसानी से देके मुझे वो चीज मिल जाएगी। ताकि मुझे ये नहीं सोचना है कि अरे वो 10,000 इतनी बचत की थी, लेकिन फिर भी 2,000 रुपए मुझे फिर से इस महीने की इनकम से डालने पड़े। तो इस तरह से आपको इन्वेस्टर बनना है। इसीलिए मैंने आपको वो सवाल पूछा था कि आपने कितनी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करके रखी है, और ये सारी सस्पेंस धीरे धीरे खुलेगी, तो आप ध्यान से रहिए, चुपचाप आराम से सुनिए, अपने साथ रखिए और लिखते रहिए, वरना आपका कनेक्शन टूट जाएगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक और बात बताना चाहती हूँ नेक्स्ट आर पे जाने से पहले, कि हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, हम फिजिकली तो आज मिले नहीं है, तो हम इंटरनेट से जुड़े हैं, तो हो सकता है इंटरनेट हमको कभी भी धोखा दे जाए। पर जैसे कि एक अच्छा इन्वेस्टर करता है, मैंने एक बैकअप प्लान रखी है। मैं अपने मोबाइल से भी कनेक्टेड हूँ फिलहाल, ताकि मुझे दिखते भी रहे कि आपको स्क्रीन किस तरह से दिखाई दे रही है, एक क्रॉस चेक मुझे भी दिखे, और मैं अपने स्क्रीन से और अगर कहीं मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, कुछ भी बीच में प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं अपने फोन से कनेक्ट करके तुरंत वापस आ जाऊंगी। तो आप आराम से शांति से बैठ के सेशन एंजॉय कीजिए। अगर गलती से थोड़ी देर लग भी जाए तो ध्यान दीजिए, और जो भी आपने अभी तक लिखा है उसको बार बार रिफर कीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन इतनी आसान चीज नहीं है जितनी वो दिखती है। ठीक है। अब आई तो हो गया इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन नहीं, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आपको आज इन्फ्लेशन की नई परिभाषा तो मैंने दिखा दी, और मैंने आपको स्पेंडर, सेवर और इन्वेस्टर भी दिखा दिया। चलिए चलते हैं नए आर की तरफ। ये आर है रिस्क। हर बार जब आप इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हो, तो आपको रिस्क दिखाई देता है। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। जैसे कि अभी फिलहाल बाहर निकलना इटसेल्फ एक रिस्क है। अभी आप सोच रहे हो कि यार मैं बाहर कैसे निकलूं, या निकलूं तो मैं मास्क पहन के निकलूं, तो आपको डर बहुत लगता है। और इस डर की वजह से, इस रिस्क के डर की वजह से कभी कभी, जैसे लोगों ने कहा कि मैंने 3 से कम इंस्ट्रूमेंट में ही अभी के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, क्योंकि मुझे डर लगता है कि बहुत रिस्की इंस्ट्रूमेंट है। तो आज मैं आपको सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट पे थोड़ी 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 सिंपल सिंपल चीजें बताने वाली हूँ आगे जाके। जैसे मैंने कहा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का प्रोसेस समझाने वाली हूँ। तो आप ये सोचिए कि आपको एसेट को एलोकेट करना है। जैसे ऐसा कहा जाता है कि सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने हैं, ये तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। वैसे ही आपके सारे पैसे आपको एक जगह पे इन्वेस्ट करके नहीं रखने हैं, ये गलत तरीके का इन्वेस्टमेंट है।
आपको हमेशा एसेट एलोकेशन करना बहुत जरूरी है। एसेट एलोकेशन का मतलब है, एसेट आपका पैसा है। अगर आपके पास 100 रुपया है और 100 रुपया आप एक अकाउंट में रखते हो, अगर वो बैंक को कुछ हो गया या अगर वो शेयर में रखा था वो शेयर को कुछ हो गया, अगर उस फंड को कुछ हो गया, अगर वो गोल्ड जो है वो चोरी हो गया, जो भी जहां पे भी आपने इन्वेस्ट करके वो 100 रुपए रखे, तो पूरे के पूरे 100 रुपए का नुकसान होगा। लेकिन उसके बदले अगर आपने एलोकेशन की है, यानी कि आप 10-10 रुपए 10 इंस्ट्रूमेंट में नहीं डालोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको एलोकेशन प्लानिंग के तौर पे करनी है। कैसे करनी है मैं आपको प्रोसेस में समझाऊंगी। आपको एलोकेशन इस तरह से करनी है कि मैं 50 रुपए एक इंस्ट्रूमेंट में डालूंगा, 20 रुपए एक इंस्ट्रूमेंट में डालूंगा, 10 रुपए और एक इंस्ट्रूमेंट में डालूंगा, 5 रुपए एक में डालूंगा और बचे हुए 5 कहीं और डालूंगा। इस तरह से आपको एक एलोकेशन प्लान तैयार करनी है। एलोकेशन प्लान बाजू में जो पड़ोसी के शर्मा जी रहते हैं, सॉरी अगर कोई शर्मा जी इधर ऑनलाइन है तो मैं आपका नाम नहीं ले रही हूँ, पर बाजू में कोई भी शर्मा जी, मिश्रा जी, दयाल जी जो भी रहते हैं, उनका जो एसेट एलोकेशन प्लान का शीट है वो घर में लेके अगर आप उसको कॉपी करने वाले हो तो आप गलत तरीके से कर रहे हो। आपको अपना खुद का, अपने फैमिली का एसेट एलोकेशन प्लान बनाना है, जो आपको मैं एक्शन प्लान में दिखाने वाली हूँ कि आप ये कैसे करोगे। ठीक है, लेकिन रिस्क को अगर संभालना है, अगर रिस्क की टेंशन से मुक्त होना है, तो रिस्की इंस्ट्रूमेंट से बचने की जरूरत नहीं है। आपको एसेट को एलोकेट करना है, अलग अलग जगह पे आपको एसेट, आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। अब आई बात दूसरे आर की। अब आपने मैथ्स में स्कूल में एक फॉर्मूला पढ़ी होगी जिसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल कितने महीनों के लिए या सालों के लिए आप इन्वेस्ट करोगे। आप मुझे चैट बॉक्स पे यस नो बताते रह सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि आप यहाँ ही हैं और मुझे गौर से सुन रहे। आपने सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला सीखी होगी। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि प्रिंसिपल इनटू नंबर ऑफ इयर्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100। और सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला स्कूल में मेरी बहुत फेवरेट थी क्योंकि उसमें कोई मेहनत नहीं करनी है, जो वैल्यू है उसको उठा के डालना है। प्रिंसिपल यानी मेरे पास आज कितना अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, नंबर ऑफ इयर्स मतलब चलो मैं ये स्कीम जो है इसमें 20 साल तक पैसे भरने, तो नंबर ऑफ इयर्स 20 हो गया, और टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये जो इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट है ये मुझे लगभग 60% रिटर्न देती है। तो मैंने ये सब कुछ कर लिया, मुझे इंटरेस्ट मिल गया और खत्म, मेरी बात हो गई कि मुझे इंटरेस्ट कितना कमाने मिलेगा। जनरली जब कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या कोई भी एडवर्टीजमेंट या कहीं भी हम लोग कोई भी एक इन्वेस्टमेंट की चीज देखते हैं, जैसे हमने देखा अच्छा गोल्ड में आजकल बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छा रियल एस्टेट में आजकल बहुत सारे पैसे जा रहे हैं, अच्छा शेयर्स में बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में बहुत लोग डाल रहे हैं। जैसे ही हम ये देखते हैं हमें पहले क्वेश्चन आता है, चलिए मैं आपसे ही पूछती हूँ, 2-3 लोग मुझे चैट बॉक्स पे सिर्फ बताइए, जब जब आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या कहीं से भी एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट का ऑप्शन मिलता है तो आप जनरली फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं? जल्दी से बताइए। हाँ, मुझे कितना रिटर्न मिलेगा वो सब तो मैं डाल दूंगा, आज डालने की बात छोड़ो, मुझे रिटर्न कितना मिलेगा वो बताओ। तो हमको प्रिंसिपल पता है, नंबर ऑफ इयर्स हम सोचते नहीं है, और हमको रिटर्न जानना है, और हमने इन्वेस्ट कर दिया। अगर हमको किसी ने बोला 12%, 18%, 16%, और हम सोचते हैं यस हमने बहुत अच्छा काम कर दिया और हम इन्वेस्ट कर देते हैं। या तो फिर जब वो इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे होने लगती है तब हम सोचने लगते हैं अरे यार ये मैं कहाँ फंस गया, वो किसी ने मुझे स्कीम चिपका दी, ये सारे शब्द हम बोलने लगते हैं। अरे यार, अगर रिटर्न कैलकुलेट करनी है तो हमको स्कूल में एक चीज बताई गई थी जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक मैजिक था, एक जादू था। मैंने जादू की छड़ी से मना किया था, पर ये एक जादू है जो पक्का मैं आपसे शेयर करूंगी। जब आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे ध्यान देते हो, यानी कि एन पे ध्यान देते हो, रेट ऑफ रिटर्न मैं कहना चाहती हूँ आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसका रिटर्न ऊपर नीचे हो रहा है तो वो इकोनॉमी या मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे हो रहा है, वो रेट ऑफ रिटर्न आपके हाथ में नहीं है। प्रिंसिपल आपके हाथ में है, ठीक है, आपको कितना इन्वेस्ट करना है।
कभी कभी हम प्रिंसिपल में भी कंफ्यूज होते हैं, यार मैं सोच रहा हूँ महीने का 2,000 रुपया डालूं, 10,000 रुपया डालूं, या एक साथ 2 लाख रुपया डाल दूं। और हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं प्रिंसिपल में भी। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे आज ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन लानी है और सही मायनों में इंटरेस्ट और इन्वेस्टर बनना है, तो आप हर इन्वेस्टमेंट के पहले सबसे पहला सवाल पूछिए कि एन कितना है। एन यानी नंबर ऑफ इयर्स। ये नंबर ऑफ इयर्स कोई डिसाइड नहीं करता, ये नंबर ऑफ इयर्स आपको डिसाइड करना है। आपको डिसाइड करना है कि मैं 20 साल तक कंटिन्यूअसली इस इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालते रहूंगा, या अगर आप एक ही बार पैसा डाल रहे हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिसमें आप सिंगल पैसा डालते हैं, तो आप ये सोचिए कि मैं ये एक साथ जो पैसा डाल रहा हूँ, 2 लाख रुपए आज डाल रहा हूँ, पर आप ये ध्यान में रखिए, गौर से रिसर्च कीजिए कि मैं ये पैसा कितने साल तक वहां के वहां पार्क रखूंगा। आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो पार्किंग में हमेशा एक साइन होता है जहाँ पे लिखा होता है 4 घंटे तक पार्किंग के इतने पैसे लगेंगे, 4 के बाद इतने पैसे लगेंगे, 8 के बाद इतने पैसे लगेंगे, 2 दिन रखेंगे तो इतने पैसे लगेंगे। आपने ये एयरपोर्ट पे देखा ही होगा, आई एम श्योर, या मॉल में देखा ही होगा। आप हमेशा ध्यान में रखते हो कि नहीं कि मैंने 4 घंटे के लिए पार्किंग के पैसे दिए हैं, अरे यार 4 घंटे होने ही आए और अभी खत्म ही नहीं आई है शॉपिंग, तो भगवान शॉपिंग बंद करो अभी, क्योंकि हमको वो एक्स्ट्रा पैसे लग जाएंगे, डबल पैसे देने पड़ेंगे, राइट। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप एन पे ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं। अगर आपने सोच लिया है कि मैं 20 साल तक इस जगह पे पैसा पार्क करूंगा, तो प्लीज 20 साल तक उसको भूल जाइए। या फिर मैं कंसिस्टेंटली महीने की जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर महीने जो ईसीएस कटता है या हम जो भरते हैं, जिस भी तरह से हम भर रहे हैं, अगर आपने डिसाइड किया है साइन करते वक्त फॉर्म पे या वो ऑनलाइन करते वक्त, आपने डिसीजन लिया है कि मैं ये इन्वेस्टमेंट 25 साल के लिए करूंगा, 5 साल के लिए करूंगा, एक ही साल के लिए करूंगा, तो उस पे बने रहिए। वो एन आपके हाथ में है, और वो एन ही जादू की छड़ी है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आइंस्टाइन जी कह गए। 7 अजूबे तो आपको पता ही है। 8वां अजूबा कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग यानी जब आप किसी भी लो या हाई रिटर्न देने वाली इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टेड रहते हो और लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहते हो, तो उसके रिटर्न कंपाउंड होते जाते हैं, एक्यूमुलेट होते जाते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा बोलते हैं ना कर्मों के लिए कि आप कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत रखो, तो फल की इच्छा यानी कि रिटर्न, प्रिंसिपल यानी आपके कर्म जो आपने अंदर डाले हैं। और फल कब आता है? फल की चिंता नहीं करनी है, फल की आर की नहीं करनी है, चिंता आपको आर की करनी है। आर यानी कि फल की चिंता नहीं, आपको रिटर्न नहीं, एन की चिंता करनी है। एन यानी कि नंबर ऑफ इयर्स, ड्यूरेशन, जितने समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हुआ IRR। तो अब जब कोई पूछे कि IRR बताओ, तो उसको IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न समझने की कोई जरूरत नहीं है, वो इकोनॉमिस्ट का काम है। आपको जानना है IRR यानी इन्फ्लेशन, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आर यानी कि रिस्क, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, मैं कितना एसेट को एलोकेट करके रिस्क को मिनिमम कर सकता हूँ, और रिटर्न। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, लिबरेशन कोचेस में हम हमेशा आपकी सोच से एक्स्ट्रा ही देना चाहते हैं। ये मैंने ही विजया मैम और अमोल सर से सीखा है, तो मैं भी आपको कुछ एक्स्ट्रा दे रही हूँ। तो IRR तो हो गया, लेकिन और एक आर देती हूँ। अब आर का मतलब है रिसर्च। हम सोचते हैं अरे यार मेरे पास टाइम नहीं है, 31 मार्च नजदीक आ रही है, इन्वेस्टमेंट प्रूफ सबमिट करने हैं, मेरे ऑफिस वाले पीछे पड़े हैं, यार मुझे जल्दी से कोई स्कीम बता दो और ये लो फॉर्म साइन करो, चेक लेके जाओ, मुझे कुछ करना है। 80C के लिए या 80D के लिए मुझे पैसे बचाने हैं, आप बोलो क्या स्कीम अवेलेबल है। इसीलिए बहुत सारे एडवाइजर्स आपको जनवरी, फरवरी, मार्च में अप्रोच करते हैं, क्योंकि आपने अप्रैल से सोचा ही नहीं कि इस साल में मैं क्या करूंगी बचत के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। सो जब ये सब करना है तो हम कभी रिसर्च को टाइम नहीं देते। और रिसर्च को टाइम नहीं देना ये गुनाह नहीं है,
गुनाह ये है कि रिसर्च को टाइम नहीं देते और अपने खानदानी परंपरा पे ध्यान देते। अब चैट बॉक्स पे जाके मुझे ये बताइए कि जो कपड़े या जो फैशन से आपके फादर या ग्रैंडफादर जीते थे, उसी फैशन के कपड़े आप पहनते हैं? या फिर आप ये भी बता सकते हैं, ओके, नो 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 नो, स्टार्ट हो गया। या फिर आप बताइए कि जिस तरह के घरों में आपके पहले के जनरेशन्स रहते थे, उस तरह के इंटीरियर में आप आज रह लेते हैं? या फिर जिस तरह का खाना लोग खाते थे पहले, उस तरह के खाने आप खा लेते हैं? नहीं, राइट? आपको हमेशा कुछ नया चाहिए, और नया जब कुछ होता है तो वो नए के लिए आपको रिसर्च करना है, यानी कि बार बार ढूंढना है कि उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, उसके बारे में कितने डिटेल्स आपके पास है। अब आप सोचोगे यार ये सब मेरे पास टाइम कैसे होगा, 8 घंटे तो मुझे ऑफिस के देने पड़ते हैं, 6-7 घंटे मुझे घर पे देने होते हैं, ऊपर से मुझे काम का प्रेशर होता है, कभी कभी मैं लेट सिटिंग भी करता हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ध्यान देना पड़ता है, मेरे बच्चों को टाइम देना है, मेरी बीवी को टाइम देना है, और ये लॉकडाउन है फिर भी मेरे पास टाइम ही नहीं है क्योंकि मुझे बाइक का काम भी करना है। अरे मैडम, आप बोल तो रहे हो लेकिन मैं ये सब करूँ कैसे? उसके लिए मैं कह रही हूँ कि आपको खानदानी परंपरा पे ध्यान नहीं देना है। परंपरा को रखिए, तो एसेट एलोकेशन में एक हिस्सा आपको देना है, वो दीजिए, नो डाउट आप रखिए, मैं आपको परंपरा छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर उससे थोड़ा सा आगे बढ़िए। तो 100 रुपया अगर वो फादर मदर जहां पर इन्वेस्ट करते थे वहीं पे पड़ा है, तो थोड़ा सा गौर करके आज सोचिए कि आपको आने वाले 5 सालों में, आने वाले 10 सालों में जब पैसा लगेगा, कितना पैसा जरूरी होगा इन्फ्लेशन और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के हिसाब से। और आप सोचिए कि आप रिस्क कितना ले सकते हैं आज। आज जब आपकी उम्र अगर कम है तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो, अगर लॉस भी हो गया तो कमाने के लिए ज्यादा साल हैं। अगर आप 60, 65, 70 साल की उम्र में नया रिस्की इंस्ट्रूमेंट लेने जाते हैं तो तकलीफ होती है ना। तो वैसे ही आप रिस्क सोचिए, आप रिटर्न, जैसे मैंने कहा, आर मत सोचिए, एन सोचिए कि कितने साल है आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा, और फिर आप रिसर्च कीजिए कि मैं कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और जब आप ये करेंगे तो ये जो मैं चार्ट आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि बहुत सारे लोग, अब आप सोच रहे हैं ये ब्लू और रेड क्या है, तो यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज कहना चाहती हूँ। जो मेल्स होते हैं, ओके, मेल जनरली ब्लू वाले मेल्स हैं और रेड वाली फीमेल्स है। तो मेल जो होते हैं वो जनरली फादर ने जो डिसीजन लिया उस पे जाते हैं, या कुछ लोग मदर ने जो इन्वेस्टमेंट की थी उस पे जाते हैं। फीमेल्स तो कम्प्लीटली डैडी की बेटियां ही होती हैं, तो वो जितना हो सके उतना जो डैडी इन्वेस्ट करते थे वही मैं इन्वेस्ट करूंगी सोचते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, पर एसेट एलोकेशन के हिसाब से थोड़ा सा सोच के आगे बढ़े। तो ये हो गया IRRR, और जब IRRR हो जाता है तो हमें समझ में आएगा कि अब हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन और वेलबींग, यानी कि सुख समृद्धि कैसे लाएंगे घर में। फाइनेंशियल डिसिप्लिन ऐसी होनी चाहिए जिससे आपके पास जो पैसा है वो करेक्ट जगह पे और बहुत सारी जगह पे पार किया हुआ है, जिससे अगर कोई इमरजेंसी आई, जैसे कि लॉकडाउन आया, आपके पास अभी इनकम नहीं आ रही है, कुछ भी तकलीफें आई, तो आपके पास रिजर्व कैश पड़ा है, या ऐसे रिजर्व पड़े हैं आपके बिजनेस में और आपके फैमिली इनकम में, जिससे वो शॉक को आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और जितने भी गोल है, जैसे आपने 5, 10, 15, 20 साल रिटायरमेंट के बाद के लिए सोचा है, उन गोल्स को आप ठीक से कर पाए, उसके हिसाब से आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन सोचनी है। अब मैं फोकस कर रही हूँ आज आपके प्रोसेस पे, ये आप कैसे करोगे, ये तरीके क्या हैं और इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, और फैमिली में क्विक टिप्स दूंगी मैं कि आप कैसे पहुंच पाओगे। इसके लिए प्रोसेस में, जैसे प्रोसेस स्टेप्स होते हैं, वैसे मैं आपको आज 3 स्टेप्स बताने वाली हूँ: बिफोर इन्वेस्टिंग, ड्यूरिंग इन्वेस्टिंग और आफ्टर इन्वेस्टिंग। जल्दी से जाते हैं कि बिफोर इन्वेस्टिंग आपको करना क्या है। बिफोर इन्वेस्टिंग, जैसे कि इंजीनियरिंग में हम एक मशीन को खोलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हुआ है, राइट? मशीन बनाने के लिए जो तरीका यूज होता है उसको कहते हैं इंजीनियरिंग, पर मशीन बनी हुई को खोल के जब आप उसके पार्ट्स देखने जाते हैं उसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। यही चीज आपको अपने आप पे आजमानी है, कोई साइंस नहीं है। आपने ही मुझे सवाल का जवाब दिया था, विल बनाई है कि नहीं। वसीयत का मतलब इंडिया में ऐसा सोचा जाता है कि अरे अभी तो बहुत साल जीऊंगा, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, मैं खुद बहुत साल जीना चाहती हूँ।
मैं बहुत सारे साल जीने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो फैलाना है। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि विल बनाने से कोई यमराज नहीं आ जाते या यमराज एड्रेस नहीं ढूंढते कि यार विल बनाई है इसने, ओके आज रात इसी के घर पहुंच जाता हूँ। विल बनाने का मतलब है कि मैं एक जगह पे डिसिप्लिन से, मेरे पास जितनी जगह इन्वेस्टेड पैसा है, कब वो मैच्योर हो रहा है, वो किसके नाम पे मेरे बाद जाना चाहिए, मैं सिर्फ वही चीजें लिख रही हूँ। जैसे लोग ऑर्गन डोनेशन करते हैं, वैसे मुझे मेरी हार्ड अर्नड कमाई, मैंने इतनी मेहनत से कमाई हुई चीज मेरे जाने के बाद किसको मिलनी चाहिए वो लिखी है। अब आप सोचोगे मेरा एक ही तो बेटा है, सब कुछ उसको ही मिलना चाहिए। तो जब अगर कभी मैं नहीं रही तो मेरा बेटा जब सारे क्लेम्स करने कहीं जाएगा, उन सारे पैसों को लेने जाएगा, तो उसको पता तो होना चाहिए कि कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने, उसको पता तो होना चाहिए कि किस ऑफिस में जाना है, उसको पता तो होना चाहिए कि कहाँ कहाँ मैंने अपना पैसा पार्क किया है। अगर उसको पता नहीं है तो वो मुझे पूछने तो नहीं आ पाएगा। तब क्या होगा? तब आपकी विल काम आएगी। ये सिर्फ फैमिली डिस्प्यूट के लिए नहीं है, ये चीजें आपके नॉमिनेशंस, कुछ लोग लिख रहे हैं नॉमिनी किया है, पर नॉमिनी को पता है कि नहीं, ये बहुत जरूरी है कि आपने कहाँ कहाँ चीजें इन्वेस्ट की है और उधर नॉमिनी कौन है। ये अगर आपका बच्चा 5 साल का, 8 साल का या 18 साल का या 25, 26, 50 साल का भी है तो उसे पता होना बहुत जरूरी है। अगर उसे नहीं पता है तो माइंड यू, आप पक्का ये होगा कि फिर आपके जाने के बाद, भगवान ना करे आपको कुछ हो 100 साल तक, लेकिन आपके ना होने के बाद या मेरे ना होने के बाद अगर मेरा बेटा यहाँ वहाँ चक्कर काट रहा है और वो जो पैसा मैंने इन्वेस्ट करके रखा था उसको एक्चुअली उधर से 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए था, पर उसको पता ही नहीं है तो वो वहां पर सबमिशन के लिए नहीं गया, और अगर उसने सबमिट नहीं किया तो वो 1 करोड़ रुपए उसे नहीं मिले, तो उसकी क्या हालत होगी। और अगर हम अपने फैमिली से प्यार करते हैं तो ये चीज हमें जरूर करनी चाहिए। अगर आपको सही मायनों में रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है ना दोस्तों, मैं आपको एक इजी तरीका बताती हूँ। वैलेंटाइंस डे हर साल आता है, अब कुछ महीनों के बाद आएगा, पर कोई भी ओकेजन हो, आपकी बीवी का बर्थडे हो, आपके बच्चे का बर्थडे हो, आपका खुद का बर्थडे हो, आपकी एनिवर्सरी हो, कोई भी अच्छा ओकेजन घर में जब हो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट फाइल को अच्छे से सैटिन रिबन बना के आप अपने फैमिली वालों को गिफ्ट कीजिए। उनको पता होना चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ है, उसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, उसमें नॉमिनेशन कौन है, और कब कब किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, और आपने कितने प्रोविजन बना के रखे। ये होता है रिवर्स इंजीनियरिंग दोस्तों, और इसको आज आपको करना ही है। अगर आपने ये नोटपैड में लिख लिया है तो पक्का इसे आज कीजिए। अब जाते हैं जरा आगे। जब हम रिटर्न 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 पूछते हैं ना, तो जैसे कि मैंने कहा एन पे ध्यान देना है। तो एन ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा मैं जब लॉन्ग टर्म के लिए सोचूंगा ना तभी पैसे दूंगा, तो मैं जब मेरे पास 50-60 हजार रुपए एक्स्ट्रा पड़े होंगे या 5 लाख एक्स्ट्रा पड़े होंगे ना तभी इन्वेस्ट करूंगा। उसके बदले में आपसे कहना चाहती हूँ कि छोटी छोटी शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। 3 चीजें हैं। ग्रोथ तो होनी चाहिए कि पैसा बढ़ेगा कितना और मुझे रिटर्न कितनी मिलेगी, पर उसके साथ साथ आने वाले 1, 2, 3 साल में अगर कोई इमरजेंसी आई, सैलरी कट गई या बंद हो गई या बिजनेस में कुछ तकलीफ हुई, तो कोई तो इंस्ट्रूमेंट ऐसा होना चाहिए जहां से आपको प्रिजर्वेशन के लिए पैसा मिले। जैसे कि वो चिड़िया एक सीजन में अपना खाना बचा के रखती है, वैसे ही प्रिजर्वेशन के लिए भी आपको इनकम जरूरी होगी। और आपको सिक्योरिटी के लिए भी सोचना है। सिक्योरिटी यानी एकदम से कोई इमरजेंसी आ गई तो क्या होगा, अभी कल कुछ हो गया तो आपके घर में कैश है क्या, कोई हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा तो घर में इमरजेंसी फंड है क्या, या कहीं पे भी बैंक में इमरजेंसी लिक्विड फंड है क्या। तो आपको सिक्योरिटी, रिजर्वेशन और उसके बाद रिटर्न, ये सारे तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में आपको इन्वेस्ट करते ही जाना है। अब मैं आपको जल्दी से कुछ स्टोरीज के थ्रू, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहती हूँ ये सेशन को, मैं आपको स्टोरीज के थ्रू जल्दी से बताना चाहती हूँ कि हर इंस्ट्रूमेंट के मार्केट में क्या क्या मायने हैं। कभी कभी हम इंस्ट्रूमेंट में सोचते हैं ये इंस्ट्रूमेंट बहुत बकवास है, इसमें मेरा पैसा डूब गया था, ये इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें मुझे 20-25% रिटर्न मिल गया था या मेरा पैसा डबल हो गया था। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जब इंडिया में या किसी भी इकोनॉमी में कोई भी इंस्ट्रूमेंट लॉन्च होता है, कोई भी इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो उसके पीछे बहुत सारे एक्सपर्ट्स की रिसर्च जाती है, उसमें बहुत साल लगते हैं, महीने लगते हैं, उसके बाद ही वो चीज लॉन्च होती है। ऐसे ही कोई चीज लॉन्च नहीं होती।
और अगर आप एक होटल में खाना खाने गए, रेस्टोरेंट में गए, आपने पिज्जा ऑर्डर किया, पिज्जा शायद वो फ्लेवर आपको पसंद नहीं आया, वो नया आया है और आपको वो खाया, आपको वो पसंद नहीं आया, तो आप सोचते हो ठीक है ना, जाने दो, 200-300 रुपए का नुकसान हो गया, अगली बार से नहीं खाएंगे। पर इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं होती। इन्वेस्टमेंट का तरीका हटके होता है, ये आपकी सिक्योरिटी की चीज है, आपकी ग्रोथ की चीज है। तो इसके लिए आपको हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में बेसिक चीजें पता होना जरूरी है, उसके बाद चॉइस आपको करनी है। जैसे मैंने कहा, बाजू वाले शर्मा जी, द्रवल जी, धवल जी जो करते हैं वो आपको नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि आपकी फैमिली के लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ जरूरी है और कैसे आपको एसेट एलोकेशन की कॉम्बिनेशन बनानी है। मुझे क्वेश्चन आ रहा है एक्सोटिक इंस्ट्रूमेंट क्या है, मैं जल्दी उस पर आती हूँ। चलिए जल्दी से बताती हूँ। सेविंग बैंक अकाउंट हमारी लिक्विडिटी के लिए, यानी कि जब जब हमें इमरजेंसी में पैसे चाहिए या रोजमर्रा की लाइफ के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए सेविंग्स बैंक अकाउंट है। यानी कि मैं एटीएम कार्ड डालूं और मुझे पैसा मिल जाए। इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलती है, क्योंकि आपको वो पैसा कभी भी जरूरत पड़े तब उसको देना है। दोस्तों, जितने लोग यहाँ बिजनेस कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हो, तो आपने एक शब्द सुना होगा जिसको कहते हैं रोलिंग। रोलिंग का मतलब होता है घूमना। जब पानी भी एक जगह पे जम जाता है तो वो सड़ जाता है, वैसे ही अगर आपका पैसा रोल होता है तो वो ज्यादा बढ़ता है। इसीलिए सेविंग्स बैंक में रिटर्न कम मिलती है, क्योंकि वो पैसा रोल नहीं कर सकते। बैंक वाले अगर किसी और को वो पैसा दे दे या कहीं इन्वेस्ट कर दे, और कल अगर आपने एटीएम कार्ड डाला एटीएम में और पता चला कि अरे पैसा है ही नहीं एटीएम में या मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप डर जाओगे, उस बैंक पे केस कर दोगे जाके। तो इसीलिए रोलिंग नहीं होती, इसलिए वो सेविंग्स बैंक अकाउंट है। रोलिंग बहुत कम लेवल की होती, ठीक है। ये होता है सेविंग्स बैंक अकाउंट, जो जरूरी है हमारी लिक्विडिटी के लिए। अब यहाँ मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आपने सिर्फ सेविंग्स बैंक में ही पैसा रखा है और कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया ना, फिर भी आपको वो वसीयत की जरूरत तो है ही है, ठीक है। अब मैं जाती हूँ फिक्स डिपॉजिट पे। अब सेविंग्स बैंक का बड़ा भाई यानी फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट बने आपको कुछ थोड़े से लंबे समय के लिए उस पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आप उसको फिक्स डिपॉजिट करते हो, उसमें आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। तो आप वहां जाके बोलते हो कि मुझे 3 साल के बाद चाहिए, इवन 3 महीने के बाद पैसा चाहिए, तो आप एक फिक्स डिपॉजिट बना के रखते हो। रिटर्न फिक्स्ड है, आपको पता है कितना पैसा कब मिलने वाला है और उनको वो देना ही है। इसमें गारंटी होती है, लेकिन जैसे आरबीआई के नॉर्म्स है उतनी ही गारंटी फिक्स डिपॉजिट्स पे होती है। तो ये फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सेफ इंस्ट्रूमेंट है, इस पे भी गारंटी के नॉर्म्स है, ठीक है। कॉर्पोरेट एफडी यानी कुछ कंपनीज भी एफडीज निकालती है जो बैंक नहीं है पर कंपनी है, उनको पैसा चाहिए अपने बिजनेस के लिए, तो आपको फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट, फिक्स डिपॉजिट देते हैं। आप उन कंपनी के डिपॉजिट्स लेते हो, उसको कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे आपको डिसिप्लिन सिखाना ज्यादा जरूरी है। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो जो आपकी सैलरी से पीएफ कटता है यानी प्रोविडेंट फंड कटता है, वैसे ही आप अपने तरीके से अपने सेविंग्स अकाउंट से एक पीपीएफ खोल सकते हो। पीपीएफ को कंपाउंडिंग ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि जो पैसा आप आज डालते हो 15 साल तक वो पैसा आपको वैसे के वैसे उधर इन्वेस्टेड रखना ही है। तो 7 साल के बाद आप उसका पार्शियली थोड़ा सा विड्रॉवल आप एक परसेंटेज कर सकते हो, पर 15 साल तक वो लॉक हो जाता है। तो पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो आप एक अकाउंट खोलते हो पीपीएफ का, नॉमिनेशन रखते हो और उसमें हर साल जो आप पैसा डालते हो, 1.5 लाख की उसमें लिमिट है आज के हिसाब से। तो आज आप जो पैसा डालते हो पूरे साल तक तो आपको इंटरेस्ट मिलता ही है, नेक्स्ट ईयर उसका जो इंटरेस्ट जमा हुआ है उस पे और टोटल अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो इसको कहते हैं कंपाउंडिंग वाला इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि आपने वो पैसा लॉक किया है, आपने वो पैसा बैंक को दे दिया है कि वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 15 साल तक आपको मांगने नहीं आने वाले। सो इसीलिए पैसों का रोलिंग बहुत ज्यादा होता है आपकी जानकारी के बाहर, इसलिए वो पीपीएफ के रिटर्न सेविंग से थोड़े से ज्यादा होते हैं। अब रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि छोटी छोटी बचत। सो जब आपको ये रिकरिंग डिपॉजिट आपको कब कब करनी चाहिए मैं वो बताती हूँ। रिकरिंग डिपॉजिट यानी सपोज अगले साल या हर साल आप कुछ चीजों के कुछ जगह पे पैसे इन्वेस्ट करते हो, उसके आपको पैसे भरने, जैसे आपको कुछ ईयरली ईएमआईज भरने हैं या ईयरली कोई रेंट भरनी है या ईयरली कहीं जगह पे कोई प्रीमियम्स भरने। जब आपको रिकरिंग डिपॉजिट आप बनाते हो तो आपको उस वक्त
इमिडिएटली एक साथ 2 लाख रुपए इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप छोटी छोटी किश्तों में वो रिकरिंग डिपॉजिट बना के रख सकते हो, उस पे इंटरेस्ट आपको मिलते रहती है पूरे साल तक, और वो 2 लाख रुपए जमा हो गए महीने करने के बाद, वो सारे 2 लाख रुपए आप फिर अपने प्रीमियम के लिए भरने के लिए यूज कर सकते हो, और उस पे जो पूरा साल इंटरेस्ट मिला वो आपका बोनस आइसक्रीम है। तो ये होता है रिकरिंग डिपॉजिट का यूसेज। ठीक है, आपको अब सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? प्लीज कंफर्म कीजिए। आई होप आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है। ओके, थैंक यू। अब आता है गोल्ड और रियल एस्टेट। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। जब रियल एस्टेट की बारी आती है, चलिए सोचिए कि आपने एक घर खरीदा, ठीक है, समझिए कि आपने 50 लाख की कीमत का एक घर खरीदा, एक फ्लैट खरीदा, आप उसमें शिफ्ट हो गए। बाजू में एक पड़ोसी आए, उन्होंने भी 50 लाख देके वो फ्लैट खरीदा, बाजू वाला, ठीक है। अब 5 साल तक आप रह रहे हो, पड़ोसी हो, तो काफी अच्छा खासा आपकी दोस्ती है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है। 5 साल के बाद आपके घर की डोरबेल बजती है और वो पड़ोसी आए हैं, वो पेड़े या बर्फी या कुछ अच्छी सी मिठाई लेके आए, और वो कह रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमने ये घर बेच दिया है और हम एक बड़े घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए मिठाई देने आया हूँ। आप मुझे जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। जल्दी से बताइए कि आप उसको फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे जब वो बोलेगा कि मैंने ये घर बेच दिया है। और हाँ, मुझे एक आंसर आ रहा है जो कह रहे हैं कितने में सेल किया, ये सब के सब पूछ रहे हैं कितने में बेचा। ये आपको जानना है, आपको ये नहीं जानना है कि कहाँ फ्लैट लिया, क्या किया, वो सब बात की बात है, कितने में बेचा। सपोज ये आपको कहते हैं कि 75 लाख में बेचा, उस दिन आप तो अपने घर में रसगुल्ला लाओ यार, पार्टी करो। 25 लाख का फायदा, 1.5 गुना हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। और आप 5 साल के बाद बोलोगे ये जो पता है, ये देखो मैंने कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट की है, मैंने 50 लाख में घर खरीदा था और अभी अपने घर की कीमत 75 लाख हो गई है। पर उसका मतलब क्या ये है कि नेक्स्ट डे आप जाके अपना घर भी बेच दोगे? नहीं, राइट। तो जो घर आपने रहने के लिए खरीदा है, अपने कंजम्पशन के लिए खरीदा है, वो घर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो घर आपका कंजम्पशन के लिए आपका एक एसेट क्रिएट किया हुआ है जो आप अगले जनरेशन को दे सकते हो। पर अगर आपने कोई सेकंड होम लिया है, कोई इन्वेस्टमेंट की है जो आपने एक्स्ट्रा पैसों से की है, वो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट। उसमें भी अगर आपको इनकम मिलती है, अगर आपको रेंट मिल रही है, तो आपको रिटर्न कैलकुलेट करना है, और ध्यान रखिए वो एन फैक्टर भूलना मत, वो कितने सालों के लिए आपने इन्वेस्ट किया है वो बहुत जरूरी है। वैसे ही गोल्ड, वो ज्वेलरी है, मुझे सोना खरीदना है क्योंकि ताकि मैं उस सोने को पहन सकूं, वो एक ज्वेलरी है। जब वो सोना बेचने की बारी आती है तो हम इंडियंस नॉर्मली वो सोना बेचने से कतराते हैं, क्योंकि हमें एक थोड़ा सा ऐसे फील होता है कि सोना बेचने के लिए हमने नहीं लिया था, जब तक खराब वक्त नहीं आए तब तक वो सोना बेचते नहीं हम। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपने गोल्ड ली है तो ठीक है, वरना पहनने के लिए या लॉकर में रखने लिए तो वो गोल्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ जनरेशन टू जनरेशन रोल करने के लिए कि एक एसेट लिया आपने, ठीक है। अब मैं जल्दी से फटाक से जाती हूँ एग्जॉटिक इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी और म्यूचुअल फंड पे। अब इसमें मैं आपको फिर से एक कहानी सुनाऊंगी, तब ध्यान से सुनना, ठीक है। 2 मिनट में आपको मैं फटाफट इक्विटी, म्यूचुअल फंड और एक्सोटिक इंस्ट्रूमेंट का एक्सपर्ट बनाना चाहती हूँ। चलिए, अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ फटाफट। कहानी है ऐसी, रतन टाटा जी मेरे फेवरेट है, ठीक है। लेकिन रतन टाटा से पहले चलिए हम टूथपेस्ट की बात करते हैं, कोलगेट की, ठीक है। आपके घर में टूथपेस्ट तो होगा ही। अब सोचिए कि कोलगेट ने टूथपेस्ट बनाया, इतने सालों से वो अच्छा खासा टूथपेस्ट चल रहा था, सब कुछ ठीक था, ठीक है। अब क्या हुआ, चैट बॉक्स खाली मत रखना, चैट बॉक्स पे कुछ भरते रहना, ठीक है। मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरी आवाज क्लियर नहीं है, तो 1 मिनट रुकिए, मैं म्यूट करके फिर अनम्यूट करके फिर ठीक करती हूँ, ठीक है। मैं ये जल्दी से कर रही हूँ।
प्लीज मुझे अनम्यूट कीजिए। Ma'am, you're on mute on the other one. या ठीक है। अब आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? Yes, yes. ओके लेकिन समीर जी आप मुझे प्लीज उस इंस्ट्रूमेंट में अनम्यूट कर दीजिए तो बेटर होगा, यहाँ पर एको होगा। ठीक है, कर दिया। ओके अब आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है? लास्ट कंफर्मेशन, और मुझे जल्दी से आपको कहानी भी सुनानी है। ओके ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ऐसे ही बने रहिए, हिलना नहीं, मैं भी हिलूंगी नहीं ताकि अब आवाज कटे नहीं। ओके, हम टूथपेस्ट की बात कर रहे थे। चलिए मैं आपको फटाफट स्टोरी बताती हूँ। आपका टूथपेस्ट जो कोलगेट बना रहा था वो तो अच्छा खासा चल ही रहा था। अब अचानक से एक दिन कोलगेट ने सोचा चलो टूथपेस्ट में नमक डालते हैं। ठीक है, अब कोलगेट को नमक डालने के लिए पूरी की पूरी फैक्ट्री का प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, नए से पूरा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो उसके लिए कोलगेट को लगेंगे पैसे। अब हो सकता है वो टूथपेस्ट में नमक डाल के प्रोडक्ट हिट ना भी हो, लोगों को पसंद ना आए, कुछ भी हो सकता है। सो इस केस में वो रिस्क लेके लोन तो नहीं ले पाएंगे। तो कोलगेट ने सोचा कि मैं पब्लिक के पास जाता हूँ कि मैं आपके लिए एक नई चीज बढ़ाने वाला हूँ, बढ़िया सी चीज बनाने वाला हूँ, प्लीज आप मुझे बताइए कि आप मुझे 100 रुपया देंगे क्या। ऐसे करके कोलगेट हजारों लाखों करोड़ों लोगों के पास जाके बोला कि मुझे 100 रुपए दीजिए, सिर्फ 100 रुपए दीजिए, मैं आपको कंपनी में हिस्सा दूंगा, ओनर बनाऊंगा, मालिक बनाऊंगा कंपनी का, उस हिस्से के लिए जितना हिस्सा आप मुझे दे रहे हो, 100 रुपए के हिस्से के लिए। सो अगर आप 1000 रुपया टोटल में जमा करता हूँ और आपने उसमें से 100 रुपया दिया है, उसका मतलब 10% से आप कंपनी के मालिक हो, प्लीज आप मुझे 100 रुपया दीजिए। ऐसे करते करते वो सबके पास गए। अब आप में से जिनके भी नाम ए से जे तक हैं, उन लोगों ने सोचा चलिए ये अच्छा आइडिया है, ए से जे तक से जिनके नाम शुरू हो रहे हैं ना, उन्होंने सोचा हाँ 100 रुपए में कौन सी बड़ी बात है, दे देते हैं, और आपने दे दिए। उसके बाद जिनके नाम के से आर तक है, इन्होंने सोचा नहीं नहीं 100 रुपया में ऐसे ही क्यों दूं, पता नहीं क्या करेंगे, ये क्या है, पता नहीं क्या बनाएंगे, नहीं देना है। और जो एस टू जेड वाले थे वो आराम से देख रहे थे कि मैं पहले देखता हूँ मार्केट में क्या हो रहा है, उसके बाद दूंगा। ठीक है, तो ये लोग वेट कर रहे थे। अब ए से जे के बीच में जो थे, चलिए एक हितेश पटेल जी करके, मैं आपका एग्जाम्पल लेती हूँ। ठीक है, अब ये जो ए से जे वाले थे, इन्होंने 100 रुपया दे दिया, कोलगेट वालों ने वो सारे 100 रुपया इकट्ठा करके, करोड़ों रुपए इकट्ठा करके प्रोडक्शन की, मार्केटिंग की, और वो टूथपेस्ट में नमक है हिट हो गया। तो टूथपेस्ट में नमक हिट हो गया। तो अब क्या हुआ कि हितेश जी के पास तो वो 100 रुपए दिया हुआ एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब वो जो मानसी महिमकर जी है हमारे साथ, ठीक है, तो वो जो KCR वाले थे, तो मानसी जी गई हितेश जी के पास और बोला हितेश जी आप तो मुझे जानते ही हो, एक काम करो ना, वो जो आपने 100 रुपए का वो सर्टिफिकेट लिया था ना कि आपके पास कोलगेट की ओनरशिप है, आप मुझे वो दे दो, मैं 100 रुपए आपको देता हूँ, मैं आपको 100 रुपए देती हूँ, आप ये ले लो और मुझे वो सर्टिफिकेट दे दो। जल्दी से चैट पे मुझे बताइए क्या आप 100 रुपए लेके वो सर्टिफिकेट दे देंगे अगर आप हितेश जी हैं तो? अरे सब कह रहे हैं नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, अब आप क्या कहेंगे मैं आपको बताती हूँ। आप कहेंगे 150 रुपया देते हो तो सोच सकता हूँ, राइट। सो जो 100 रुपए में शेयर खरीदा गया था कंपनी का, उसको कहते हैं शेयर मार्केट में जो IPO निकलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि पहली बार जो कंपनी पब्लिक के पास से पैसा मांग रही है उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। और जो 150 रुपए में आप जाके बाद में उसको बेचने की कोशिश करने जा रहे हो, उसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, जो शेयर मार्केट आज आपके सामने चल रही है। ठीक है, इसी तरह आपके हिसाब से जैसे उतार चढ़ाव आप खुद डिसाइड करते हो कि प्राइस क्या होनी चाहिए, वैसे ही सबकी कॉम्बिनेशन में जो प्राइस डिस्कवरी होती है, जो सब चाहते हैं कि इस कंपनी के शेयर की प्राइस ये होनी चाहिए, उस हिसाब से शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो रही है। अब आप सोचिए इसमें कहाँ पे गैम्बल आया, जुगाड़ आया, रिस्क आया, कुछ भी नहीं है। अगर आप समझ के ध्यान से इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट में कोई रिस्क है ही नहीं, और आपको एसेट एलोकेशन तो करना ही है।
अब आपको एसेट एलोकेशन करने के लिए आप सोचोगे कि मुझे 8-10 जगह पे 8-10 कंपनियों के शेयर लेने चाहिए ताकि एक कंपनी में कुछ तकलीफ आए तो दूसरी कंपनी वो पैसा संभाल ले। तो अगर आपको 8-10 कंपनी में इन्वेस्ट करना है और आपके पास टाइम नहीं है, या आपको डर लगता है, या आपको ज्ञान नहीं है, आप रिसर्च नहीं कर पा रहे हो, उसी के लिए बने हैं म्यूचुअल फंड्स। ये म्यूचुअल फंड्स आपको ये दिखाते हैं कि दोस्त आप मुझे वो पैसा दे दो, मेरे को तो पगार ही इस चीज की मिलती है कि मैं रोज ट्रैक करूं मार्केट को और पता करूं कि कौन सी इंस्ट्रूमेंट, ना सिर्फ शेयर्स, म्यूचुअल फंड सिर्फ शेयर के लिए नहीं है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो मैं बता रही हूँ हर जगह पे वो इन्वेस्ट करते हैं, और अलग अलग तरीके की म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट होता है, और वो कहते हैं कि दोस्त आप मुझे पैसा दे दो, मैं संभाल के रखूंगा, मैं आपका फंड का मैनेजर हूँ, आप सारे पैसे मुझे दो, मैं उसको अलग अलग तरीकों से इन्वेस्ट करूंगा। जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो आपको फिर से सोचना है कि आप किस स्कीम में वो पैसा डाल रहे हैं। मैं अभी 2 मिनट में आपको ये भी बताऊंगी कि किस स्कीम में पैसा डालते हैं, वो कैसे चुननी है, ठीक है। और अब एग्जॉटिक जो लोग पूछ रहे थे, इसमें डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिटकॉइन ट्रांजैक्शन होते हैं, ये थोड़े बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये सिंपल ही हैं जो मार्केट में बने हैं, लेकिन ये बड़े कॉन्सेप्ट है। अगर आप साधारण इन्वेस्टर है, अगर आप इजी इन्वेस्टर है तो प्लीज इनमें हाथ डाल के अपनी उंगलियां मत चलाइए, सिर्फ किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लीजिए। इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में ये जो ई और वो रतन टाटा शायद हमारे बता दीजिएगा ताकि आपको एग्जॉटिक की पूरी डिटेल मिल जाए, ठीक है। फिर मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, आई एम सो सॉरी। ठीक है, अब ओके, अब मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ, ये मान के कि अब आपको वॉइस थोड़ी ठीक आ रही होगी। ओके, ठीक है, अब मैं जा रही हूँ लास्ट चीज पे जो है इंश्योरेंस, ठीक है। अब जब हम इंश्योरेंस की बात करेंगे तो हम नॉर्मली सोचते हैं कि ठीक है, जो प्रीमियम मेरे बजट में उसके हिसाब से इंश्योरेंस दे दो, या हम सोचते हैं कि 80C में कितना बेनिफिट मिलता है उसके हिसाब से इंश्योरेंस दे दो। एक्चुअली हमको अपनी लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि अगर गाड़ी की वैल्यू 5 लाख रुपए है तो आपको उसका एक परसेंटेज देना पड़ता है कार इंश्योरेंस के लिए। वैसे ही आपको अपनी लाइफ की वैल्यू निकालनी, लाइफ की वैल्यू निकालने के लिए ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपके स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा होगा। आपको अपनी इनकम जो आपको नॉर्मल बिजनेस से या सैलरी से आ रही है वो निकालनी है, रेंट कितनी आ रही है वो निकालनी है, इंटरेस्ट आपको कहीं कहीं से आ रहा है जो आपको मंथली ईयरली इंटरेस्ट कुछ एफडीज आपने बना के रखी है वहां से आ रही है, या कोई अदर सोर्सेस है जैसे कि आपने कहीं इन्वेस्ट करके रखा है जहां से आपको डिविडेंड्स मिलते हैं, कुछ भी जहां से आपको सोर्सेज है आपके इनकम के। पूरे साल के लिए आपको ये चार्ट बनाना है और सालाना इनकम आपको ऐसे करके टोटल करनी है। और अगर आप आज 20 साल के हो तो आपको, हेलो, अब वॉइस थोड़ी ठीक है, आपको सोचना है कि जो आपकी इनकम है, यस, जो आपकी इनकम है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि अगर आप आज 30 साल के हो, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ, आपकी जो भी एज है उससे आपको ये सोचना है कि आज आप 30 साल के हो तो कम से कम 60 साल तक तो आप अपनी फैमिली की इनकम के लिए आप काम करोगे, उसके बाद शायद आप खाली शौक के लिए काम करोगे, तो और 30 साल तक आप कमाने वाले हो। तो ऐसे ही जो टोटल आपकी आयु आती है, जैसे कि सपोज ऐसे समझिए कि 12 लाख की आपकी टोटल साल की इनकम आती है, तो सोचिए कि मेरी लाइफ में कितने साल मुझे कमाना है और 30 साल कमाना है, तो उसके हिसाब से वो 36 होगा, 12 into 3। वैसे आपको जो लाइफ वैल्यू आएगी वो होगी आपकी आज के हिसाब से ह्यूमन लाइफ वैल्यू, उसमें आप इन्फ्लेशन ऐड करके और पता कर सकते हैं कि कितनी लाइफ वैल्यू है, और उसी के हिसाब से जितनी लाइफ वैल्यू आती है वो 3 करोड़ हो, 4 करोड़ हो, 3 लाख हो, जितनी भी हो उतनी आपको इंश्योरेंस आपकी होनी ही चाहिए। तो वो इंश्योरेंस लेने के लिए आपको टर्म और एंडाउमेंट के किस्से समझने, जो फिर से मैं ई बुक में डिटेल में आपको दूंगी। इस तरह से आपको हमेशा रिसर्च करते करते कितने प्रोडक्ट्स है और क्या है वो समझने हैं, और वो समझ के ही आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है और अपने पैसों को पार्क करना है। अगर आप ये नहीं करते तो हो सकता है कभी कभी इमरजेंसीज भी आ जाती है,
जैसे कि आज कोरोना से कितने लोग मर रहे हैं ये तो हम देख रहे हैं, लेकिन चीज से कितने लोग मरे ये हमने कभी नहीं देखा। वैसे ही लाइफस्टाइल के जैसे इन्फ्लेशन है, वैसे लाइफस्टाइल की बीमारियां भी है। लाइफस्टाइल की बीमारी यानी कि हेल्थ की प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे बाईपास, ये वो बहुत कुछ हो रहा है आजकल। तो आपने अपना मेडिक्लेम इंश्योरेंस लिया है कि नहीं, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये मत सोचिए कि सस्ता क्या है, क्योंकि आप किसी चीज पे प्रीमियम भर रहे हो, इसीलिए इंश्योरेंस पे प्रीमियम्स मांगे जाते हैं, क्योंकि वो एक प्रीमियम चीज है। आप नहीं हो या आपको इमरजेंसी आती है तब जाके आप वो यूज करते हो, इसलिए वो चीज प्रीमियम है। तो आपको इस पे ध्यान देके सोचना है कि मैं कहाँ पे पैसा पार कर रहा हूँ। और जब ये सब कुछ आप कर लोगे और पैसा पार कर लोगे, तो आपको सोचना है कि जो बाजू वाले शर्मा जी ने किया था या अब जो वो कर रहे हैं मैं वो नहीं करूंगा। मैं देखूंगा कि मेरे हिसाब से मेरे फैमिली के लिए क्या ठीक है। एसेट एलोकेशन में 50 रुपए एक चीज में डालूं, 30 रुपए डालूं, 5 डालूं या नहीं डालूं, ये मुझे अपने फैमिली गोल्स के हिसाब से सोचना है। मुझे हर इंस्ट्रूमेंट को रेटिंग देनी है। आप रैंक देते हो कि ये ठीक है कि नहीं। आपको होटल में भी एक फीडबैक फॉर्म आता है कि आपको हमारा खाना 1 में से 10 में नंबर करना है तो कैसा लगा, राइट? आपको ऐसे आता है फीडबैक फॉर्म। वैसे ही आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए तो रेटिंग करनी ही करनी है। आपको सोचना है कि चलो मैं सोच रहा हूँ कि एक ये म्यूचुअल फंड की स्कीम आई है, इसमें मैं पैसा डाल दूं। तो आप सोचिए, ध्यान से सोचिए कि उसकी रेटिंग कितनी है, रिस्क के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से। जब आपको पैसा चाहिए तब वो पैसा मिलेगा कि नहीं, उसके हिसाब से। तो जब आपको पैसा चाहिए उसके हिसाब से अगर वो रेटिंग 10 है तो ही आपको वो सोचना है, वरना आपको कोई और इंस्ट्रूमेंट सोचना है, ठीक है? और अगर आपने गलती कर दी है तो फिर अब हो गया है और अभी वो बहुत किटकिट है, मगजमारी है, ये सोच के इन्वेस्टेड मत रहिए। स्लो पॉइजनिंग मत कीजिए, तुरंत ही किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लेके ठीक से, ध्यान से, नॉन बायस्ड एडवाइस, जो कमीशन के बेसिस पे आपको एडवाइस नहीं दे रहा हो, ब्रोकरेज के बेसिस पे एडवाइस नहीं दे रहा हो, इस तरह से ठीक से इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेके स्लो पॉइजनिंग को हटा दीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, जैसे आपने वसीयत बनाई है वैसे एक इन्वेस्टमेंट की डायरी बनाइए। वो एक एक्सेल शीट हो या कुछ भी हो चलेगा, आप एक डायरी बनाइए और इसमें हर एक चीज होनी चाहिए। यानी कि आपके बैंक का अकाउंट नंबर, आपके पासवर्ड, आपका लैपटॉप का पासवर्ड, अगर आपके ऑनलाइन रिकॉर्ड्स है तो आपका म्यूचुअल फंड कहाँ है, इंश्योरेंस कहाँ है, पॉलिसी नंबर क्या है, सारी डिटेल्स आपको भरनी है। अभी तो लॉकडाउन है, हम खुशकिस्मती है फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए कि हम घर में ही हैं, तो हम ये सब सोच सकते हैं, हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है। तो सोचिए, आराम से सोच के एक डायरी बनाइए जिसमें हर एक डिटेल हो, ताकि अगर कल आप नहीं हो या आप हॉस्पिटलाइज्ड हो, या सब समझो कि मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, मुझे कुछ हो गया, तो मेरे फैमिली को ढूंढने नहीं जाना चाहिए कि ये चीज कहाँ रखी है। उनको वो डायरी खोल के पता चल जाना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ है। इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट डायरी। ये इन्वेस्टमेंट डायरी और वसीयत आपकी बेस्ट बेस्ट जमा पूंजी है, ठीक है? अब किसी ने कहा है आई हैव डन दिस एंड पेस्टेड ऑन माय वार्डरोब डोर। ब्रिलियंट विजय जी, आपके लिए तालियां मेरी तरफ से। और कुछ लोग, हम लोग कभी कभी दूसरों को भी सलाह देने लगते हैं, हम एडवाइजर्स बन जाते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, ये शेयर में पैसा मत डालना, मेरा यहाँ डूब गया। आपका डूब गया, शायद आपकी प्लानिंग में तकलीफ होगी, आप दूसरों को वो मत बताइए, क्योंकि वो उनको उनकी इन्वेस्टमेंट एलोकेशन अपने हिसाब से करनी है। आप उनके हिसाब से सोचिए। और अब इस प्रोसेस में लास्ट चीज बताती हूँ, उसके बाद मुझे आपको टिप्स भी देनी है ना फैमिली के लिए, तो आप बने रहिए और राह देखिए, मैं आपको इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ। कभी भी एडवर्टाइज अच्छी लगी, धुन अच्छी लगी, ट्यून अच्छी लगी, वो एडवर्टाइज में बच्चा बहुत क्यूट था, ये सोच के इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। आपके बच्चे को कंप्लीट प्रॉपर पैसा कब मिलेगा और आपको कब पैसा मिलेगा, ये सोच के इन्वेस्टमेंट कीजिए। टैग कीजिए, जैसे फेसबुक पे आप 99 की लिमिट है तो किसी को भी तो टैग नहीं कर देते ना, फेसबुक पे आप टैग करते हो उसी को जो उस फोटो में है। वैसे ही आपके इन्वेस्टमेंट में टैग कीजिए, ये इन्वेस्टमेंट में अपने बच्चे की फ्यूचर एजुकेशन के लिए कर रहा हूँ। कुछ लोग सोचते तो हैं लेने के टाइम कि 20 साल के बाद मेरे बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए पैसा लगेगा,
उसके बाद उसकी जो किस्तें हैं वो भरना बंद कर देते हैं 5 साल में। तो मतलब आपने टैग नहीं किया। टैग लगा के रखिए और टैग मत हटाइए। अगर 20 साल के बाद वो पैसा चाहिए तो उसके लिए जो आपको करना चाहिए वो आप करते रहिए। टैग कीजिए और सही तरह से टैग कीजिए। अब अपग्रेड करते रहिए जब टाइम्स चेंज हो। जैसे कि खानदानी परंपरा पे मत रहिए, कुछ नया ट्राई करना है करिए, छोटा सा अमाउंट डाल के भी ट्राई कीजिए और उसको बाद में अपनी वसीयत में डालना मत भूलिए। वसीयत हमेशा अपडेटेड होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट डायरी भी। और हर बार देखते रहिए कि नॉमिनेशंस का क्या हुआ। शायद वो नॉमिनेशन जिसका किया है वही इस दुनिया में नहीं है। हो सकता है हमने 18 साल के उम्र में कुछ इन्वेस्टमेंट की थी, अपने दादाजी को नॉमिनी रखा था, आज वो शायद हमारे साथ नहीं है और नॉमिनेशन उनकी है। आप सोचिए कितनी तकलीफ आएगी आपके फैमिली मेंबर को अगर आप नहीं हो और वो पैसा उनको कंपनी से निकलवाना है। उसमें कंपनी की गलती नहीं है, आपको अपनी तरह से वो सारे डॉक्यूमेंट मेंटेन करने। आपने एड्रेस चेंज कर दिया और जगह पे जहाँ इतने इन्वेस्ट किया है वो लेटर्स भेजे जा रहे हैं पर वो आपके पुराने घर में पहुंच रहे हैं, या रीडेवलपमेंट हो गई तो उस जगह जा भी नहीं रहे। अब आप क्या करेंगे? बैंक डिटेल्स, अपडेट्स, एड्रेसेस, सब कुछ आपको अपडेट रखना है। आपके पास सब कुछ एक जगह पे होना ही चाहिए। और हम बहुत बार ये सोचते हैं कि एडवाइजर अच्छा होना चाहिए, एडवाइजर हमें समझाना चाहिए, एडवाइजर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बहुत वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। पर हमारे पास 20 क्वेश्चंस होने चाहिए एज अ क्लाइंट, एज अ गुड इन्फॉर्म्ड एंड डिसिप्लिन क्लाइंट अपने एडवाइजर को पूछने के लिए। ये क्वेश्चंस आपको मेरे ई बुक में मिलेंगे, तो व्हाट्सएप और ईमेल से वो ई बुक जरूर मंगवाइए। 20 questions most important to become a good informed client for financial discipline. अब मैं अमोल सर को बुलाना चाहूंगी 1-2 मिनट के लिए फटाफट से। उसके बाद मुझे आपको क्विक टिप्स देने हैं कि आपके फैमिली में फाइनेंशियल डिसिप्लिन का कल्चर आप कैसे सेट करेंगे। तो आप फटाफट मैं चाहूंगी अमोल सर आप प्लीज आके कुछ अनाउंसमेंट जो करने हैं वो कर दीजिए और उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगी, ठीक है? हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं? इफ यू आर एबल टू हियर मी जस्ट टाइप यस इन द चैट। प्रियंका जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अमेजिंग सेशन जा रहा है आपका। बहुत जटिल विषय है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स विषय है जो आपने चुना है। और अब तक मैं जो बातें सुन रहा हूं उसमें से चंद बातें मुझे बहुत ही पसंद आई है। जैसे आपने बात की है स्पेंडर, सेवर और इन्वेस्टर की, आपने चर्चाएं की है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आपने बात की है IRRR की। आई लाइक द थॉट, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थॉट। और आपने कहा गिफ्टिंग योर इन्वेस्टमेंट फाइल। अरे ये आइडिया बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत पसंद आया आइडिया। आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस आइडिया। आपने चर्चा की ह्यूमन लाइफ वैल्यू की फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस एंड ऑल। इन्वेस्टमेंट डायरी, ये ख्याल में मुझे बहुत पसंद आया। मैंने पर्सनली अब तक किया नहीं है, मैं जरूर करूंगा इसको। टैग योर इन्वेस्टमेंट, हाँ ये बात मुझे पसंद है और मैं शेयर भी करता रहा हूं, बट आई एम गोइंग टू रियली लुक इनटू दिस। बहुत अच्छा आइडिया है ये। और ये क्या फाइनल स्लाइड में जो मेरी आपके सामने जो है, भाई ठीक है कि भाई आपका एडवाइजर अच्छा होना चाहिए, आपका इन्वेस्टर अच्छा होना चाहिए, ये सारे ख्याली पुलाव है। ये सवाल पूछना इंपॉर्टेंट है कि क्या एज अ क्लाइंट हम अच्छे क्लाइंट हैं? हम ही साले सड़े हुए हैं और खराब क्लाइंट, खराब मानसिकता वाले क्लाइंट होते हैं। कई बार बेचारे एडवाइजर परेशान हो जाते हैं कि कैसा क्लाइंट मिल गया, भगवान उठा ले मेरे को। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत ही गजब का ख्याल है। और आई एम श्योर आपके बचे हुए सेशन में भी और भी अमेजिंग आइडियाज आप हमसे शेयर करने जा रही हैं। मैंने आज ऑडियंस के साथ, मैंने पिछले 2-3 दिनों से ऑडियंस के सामने मैं वादा कर रहा था कि हम बड़े जल्दी मेरा और मैडम का एक सीरीज आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं। वो सीरीज का टाइटल, वो सीरीज के डिटेल्स रेडी है। मैं अपना स्क्रीन आपके साथ में शेयर करता हूं। क्या आप लोग को मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है? किसी ने लिखा है कि भाई वॉइस क्रैक हो रहा है। प्रिया जी, प्रिया सजेश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। प्रिया जी, शी इज एट द MD ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फर्निशिंग कंपनी। चलो सुनाई दे रहा है। आज बहुत लोग इंटरेस्टिंग लोगों ने ज्वाइन किया, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। शेयर द स्क्रीन, यस मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। यू कैनॉट स्टार्ट स्क्रीन। समीर जी प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, ये इंग्लिश में कुछ भारी भारी डायलॉग फेंक रहा है कंप्यूटर,
कहता है कि यू कैन नॉट स्टार्ट स्क्रीन शेयर व्हाइल द अदर पार्टिसिपेंट इज शेयरिंग। ये धन्यवाद। तो ये, हाँ, मैंने कहा मेरे सेशन में मुझसे बदमाशी, अच्छा, ओके, चलिए मैं क्विकली आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू एक ये ख्याल जो आपके साथ में पिछले 3-4 दिन से चर्चा में ले रहा था। हर बार जब मैं आपके सामने हाजिर हुआ, मैंने ये ख्याल आपके सामने रखा कि विजय मैडम बड़े जल्दी एक कोर्स आपके सामने लेके आ रहे हैं। 18 तारीख से हम इस कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। 18-20-20 नो योरसेल्फ बेटर, अपने आप को बेहतर पहचानिए। आज प्रियंका जी जो कह रही है, कल गरिमा जी ने कहा, उसके पहले अजीत जी ने कहा, उसके पहले नम्रता जी ने कहा, इन सभी ने जो बातें की उसमें से बहुत सारी बातें आप और मैं जब तक अपने आप को बेहतर नहीं समझेंगे तब तक इसमें से कुछ घटने नहीं वाला। कितनी सुंदर बात अभी भी इन्होंने आखिरी में कही कि भाई दुनिया बेहतर बन जाए वो तो ठीक है भैया, तू कब बेहतर बनेगा, तेरा अपना कार्यक्रम क्या हो रहा है। और इसीलिए ये सीरीज नो योरसेल्फ बेटर हर दिन दोपहर 3 से 4:30 ये समय इसलिए चुना है कि बहुत सारे लोग हमको इंडिया के बाहर से भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जिनको ये सुबह 11 का सेशन, जैसे मैं देख रहा हूँ हमारे कुछ दोस्त हैं जो अफ्रीका से पार्टिसिपेट करते हैं, दुबई से पार्टिसिपेट करते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो हमारे अफ्रीकन दोस्तों को तो वहां तो सुबह के 6-6:30 बजे बेचारों को एकदम सुबह सुबह उठना पड़ता है, और तो हमने ये समय चुना है 3 से 4:30। 18 मई को इस सेशन की शुरुआत करेंगे। महर्षि पतंजलि आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सूत्र उन्होंने दिए हैं, जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति है उनके लिए ये सीरीज है। जो थके हुए हैं उनके लिए नहीं है, जो और बेहतर बनना चाहते हैं और मजबूत बनना चाहते हैं उनके लिए सीरीज है। और मैं और विजय मैडम उन्हीं के साथ समय बिताना चाहेंगे जो ऑलरेडी दमदार है, जो और दम पैदा करना चाहते हैं। और इसलिए हम आपका परिचय आप ही से करवाएंगे, इंट्रोड्यूसिंग यू टू यू। 18 मई को महर्षि पतंजलि का के योग सूत्रों का हम इंट्रोडक्शन करेंगे। 19 मई को विजय मैडम बात करेंगे 3 मिनट्स टू असेस एनीवन्स पर्सनालिटी, कैसे किसी और को आप परख सकते हैं केवल 3 मिनटों में। और आप तो जानते ही हैं कि विजय मैडम इस बात की अनडिस्प्यूटेड एक्सपर्ट हैं, लीडर हैं, और क्या शानदार सेशंस डिलीवर करती हैं। आप में से सभी ने उनके सेशंस अटेंड किए हैं, आप तो उनके पर्सनली उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूं इतने सालों में। 20 तारीख को मैं फिर हाजिर होऊंगा दूसरा पार्ट लेकर के योग सूत्रों का, जिसमें अचीवमेंट कैसे, आपके जीवन के जो भी सपने हैं, जो भी गोल से ध्येय है, उनको कैसे अचीव करें, इस संबंध में महर्षि पतंजलि कुछ कहते हैं वो मैं आपको पहुंचाऊंगा। 21 तारीख को विजय मैडम आपसे शेयर करेंगी 5 मिनट्स टू असेस योर डीपेस्ट फियर्स। आपके जहन के जो सबसे बहुत डर है, जो अंदर जाके छुपे बसे हैं, उन तक कैसे पहुंचे, उनको कैसे पहचाने, इसकी चर्चाएं करेंगी। 22 मई को मैं चर्चा करूंगा कि महर्षि पतंजलि एक्सीलेंस के संबंध में क्या कहते हैं, जीतने के संबंध में, विजयी होने के संबंध में, ज्ञान के संबंध में, वैराग्य के संबंध में क्या कहते हैं, उसकी चर्चा करूंगा। 23 मई को सीरीज की समाप्ति होगी, कोर्स की समाप्ति होगी। विजय मैडम बात करेंगे 7 मिनट्स में, 7 मिनटों में, हाउ टू नो इफ यू आर प्रोन टू डिप्रेशन। और इस विषय से भागने की आवश्यकता नहीं है, उल्टा इस विषय का जितना जल्दी सामना किया जाए, अच्छा जल्दी पढ़े कि मैं कितना मजबूत हूं अंदर से, उतना अच्छा होगा आपके भविष्य के लिए। ये कोर्स जब हमने डिजाइन किया था तो इसका कॉस्ट बहुत भारी था। ये एक्चुअली इसका प्राइसिंग इज ₹45,000 पर पार्टिसिपेंट, परंतु हमने निर्णय लिया है लॉकडाउन को देखते हुए हम इसको हर एक व्यक्ति, आप में से हर एक व्यक्ति को और सारी दुनिया के लोगों को ये फ्री ऑफर कर रहे हैं। ये सीखने के लिए, इस ज्ञान को पाने के लिए हम कोई भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। हाँ, परंतु अगर आप 999 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे, जो कि नथिंग है, एब्सोल्युटली नथिंग है, तो यू विल गेट एक्सेस टू आवर ओन नोट्स। हमारे जो नोट्स हमने बनाए हैं इस सेशन के अभ्यास के दौरान, वो हम नोट आपके साथ में शेयर करेंगे। आपको हम सर्टिफिकेट शेयर करेंगे, हम दोनों के द्वारा साइन किया गया होगा। और आपके जो सवाल है, आपके वैयक्तिक सवालों का हम जवाब देंगे। जिन्होंने फ्री में अटेंड किया है हम उनके सवाल नहीं ले पाएंगे, जिन्होंने 999 रुपीज पे किया है उनके हम सवाल लेंगे। इसकी पेमेंट की लिंक जो है ये आज ही हम आप सभी के साथ में इसी माध्यम के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, लिंक्डइन के द्वारा आप सभी के साथ शेयर करेंगे। आज के सेशन में फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज करीब 256 पीपल इस सेशन को ज्वाइन किए हैं
और बहुतों लोग देख रहा हूँ कि ग्रुप में बैठ करके इसको सुन रहे हैं, अपने बच्चों के साथ सुन रहे हैं, वाइफ के साथ सुन रहे हैं। ये सही तरीका है, ये सही तरीका अपने टीम के साथ बैठकर सुनने का, अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ बैठकर सुनने का। इस स्पिरिट को कायम रखिए, सीखने की स्पिरिट को कायम रखिए। और ओके, ठीक है, अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, थैंक यू जुड़े रहने के लिए। और अब हम चलते हैं मेरे चौथे चीज की तरफ, जो था एक्शन प्लान। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि हम सुन लेते हैं और हमें ये टॉपिक कभी कभी बहुत भारी लगता है, हमें लगता है कि ओ गॉड, हमें 15-20 चीजें बदल देनी पड़ेगी, बहुत टाइम जाएगा। कभी कभी हम शुरुआत भी करते हैं फिर अटक जाते हैं, और ये ना हो इसलिए मैं आपको छोटे छोटे कुछ टिप्स दे रही हूँ, जिससे आपकी एटलीस्ट शुरुआत हो सके। अगर शुरुआत हो गई तो फिर वेल बिगन इज हाफ डन तो कहते ही हैं। अगर आपने एक बार ये शुरुआत कर दी तो समझ लेना कि ये सब कुछ अपने आप ही सॉर्ट होने लगेगा और आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन ठीक होने जाएगी। अब मेरी आवाज लोगों को आ रही है तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब मुझे एक लास्ट लैप खत्म करना है इस फाइनेंशियल डिसिप्लिन की रेस में, और अब मैं आपसे कुछ शेयर कर रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए, नोटपैड पेन भूलना नहीं। ओके, अब तक मैंने आपको कहा कि IRRR पे काम करना है, तो वो तो आपको करना ही है। कैसे करना है उसके लिए मैंने आपको प्रोसेस भी बताया, और मैंने आपको कुछ टिप्स दिए जिससे आप अच्छे क्लाइंट बन सकते हो। हर बार आपको रिटर्न क्या है पूछने की जरूरत नहीं है, आपको अपना एन भी सोचना है, आपको अपना एसेट एलोकेशन भी सोचना है। सब कुछ इस तरह से सोचना है कि एडवाइजर वो अपने फायदे के लिए मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट चिपका के गया वाली फीलिंग आपको आए ही नहीं, क्योंकि आप ही खुद इतने कॉन्फिडेंट हो। आपको मार्केट की टेक्निकलिटी जानने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक जिस मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट बना है वो क्यों बना है वो पता है, तो भी आपके लिए काफी है। बाकी काम प्रोफेशनल आपके कंसल्टेंट का ही है। अब हम आगे चलते हैं फैमिली की डिसिप्लिन के लिए। अब फैमिली के डिसिप्लिन के लिए आपको क्या करना है? पहला टिप, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि जो आपके बच्चे हैं घर में, जो यंग है, जो 0 to 20 ईयर्स के, अब 0 तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन जब बच्चा 4-5 साल का होने लगता है और नर्सरी और ABCD और समझने लगता है। कभी कभी हम सोचते हैं अरे ABCD वाले को क्या फाइनेंशियल सब कुछ समझेगा। आप अपने बच्चे को फाइनेंस सिखाइए। उसे कभी कभी जैसे आप स्टोरी बुक्स और कॉमिक्स पढ़ने देते हैं, वैसे उसे कभी कभी पासबुक भी पढ़ने दिया कीजिए, आपके पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स और डिपॉजिट्स भी पढ़ने दिया कीजिए। सिर्फ खेल खेल में ही उसको आप सिखा सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या इन्वेस्ट किया है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब जैसे फोन नंबर सिखाते हैं कि उसको इमरजेंसी में याद रहे, वैसे ही आप अपने इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स भी एक बार दिखाइए, कोई हर्ज नहीं है। और अगर आपके बच्चे थोड़े से बड़े हैं तो उनको बचत की इम्पोर्टेंस, बचत का महत्व जरूर समझाइए। तो ये जो मांगे आती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आप एक कल्चर ही बनाइए अपने घर में कि वो सेविंग का महत्व समझे, तो फिर ये सारी चीजें स्पेस हो जाएंगी। मतलब वो कभी भी मन हुआ और उसने मांग लिया वाली चीज नहीं होगी। और फिर आप अपने बच्चों से उन पे थोपिए मत। जैसे मैंने कहा, जो आपके डैडी करते थे वो इन्वेस्टमेंट आप आज शायद पूरी तरह से नहीं कर सकते। आप उन पे आपके मंतव्य मत थोपिए कि मैं बोलता हूँ यहाँ पर पैसा डूब जाता है, वैसे मत चलिए। आप उसको रिसर्च करने दीजिए। एक बार साइकिल से गिरेगा तभी तो साइकिल चलाना ठीक से सीखेगा, वैसे ही एक बार शायद छोटी उससे गलती हो जाए तो हो जाए, लेकिन आप उसे सीखने दीजिए। कभी कभी उसे बैंक ले जाइए, उससे चेक्स लिखवाइए, कोई हर्ज नहीं है। एक चेक
का लीफ अगर एक्स्ट्रा चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसे लिखवाइए। चेक में अकाउंट पे क्रॉस होता है, वो भी कुछ बच्चों को मैं कभी कभी देखती हूँ उनको पता नहीं है। कुछ लोग 35-40 साल की उम्र में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि कैंसल्ड चेक में साइन करना पड़ेगा क्या। तो ये छोटी छोटी चीजें आप उनको, अभी तो लॉकडाउन है तो घर में बैठ के सिखा भी सकते हैं, और जितना जल्दी वो सीखेंगे उतनी उनको ये कंपाउंडिंग मिलेगी। क्योंकि जो चीज आपने 50 साल की उम्र में शुरू की है, वही चीज अगर आपका बच्चा 20 साल की उम्र में शुरू करेगा, तो आप सोचिए कि उसकी कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका एन कितना बड़ा होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट रिटर्न कितनी बड़ी आएगी। अब दूसरी टिप, महीने में एक संडे रखिए जो सिर्फ फैमिली के लिए, फाइनेंशियल बातों के लिए है। एक संडे महीने का तो आप दे ही सकते हैं। एक संडे पूरा फैमिली बैठ के सोचिए कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या इन्वेस्ट किया है। आपकी पत्नी को, आपके हस्बैंड को, आपके पेरेंट्स को, आपके बच्चों को, सबको पता होना चाहिए फैमिली में कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या इन्वेस्ट करके रखा है। अगर उन्हें पता नहीं है, समझिए कि फॉर एग्जाम्पल एक मेडिक्लेम की पॉलिसी आपने लेके रखी है, और गलती से भगवान न करे हॉस्पिटलाइजेशन की बारी आती है, तो आप तो बेहोश हो, आप तो आईसीयू में हो, आपके बच्चे को पता ही नहीं है, तो वो जो 24 आवर्स में क्लेम के लिए जो बताना पड़ता है कंपनी को कि मेडिक्लेम है हमारे पास, उसको कैसे पता चलेगा? या किस एडवाइजर को कॉल करके बताना है कि अंकल मेरे डैडी हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, आपने उनका शायद मेडिक्लेम किया था, आप बता सकते हो कि अब क्या करना है? अगर आपके बच्चों को पता ही नहीं है तो वो आपको कैसे मदद करेंगे? तो इस तरह से एक संडे ये डिस्कशन के लिए रखिए। एक बार ट्राई करके देखिए, आपको मजा आ जाएगा ये एक्टिविटी करके। अब मैं आपको आपका फ्रिज इस्तेमाल करने के बारे में बता रही हूँ। आपके घर में जो फ्रिज है उसको यूज नहीं करना है, उसके दरवाजे को भी जब जब की इच्छा होती है, जैसे कभी कभी हमको भी इच्छा होती है ना कि आप एक ज्वेलरी शॉप की तरफ से जा रहे थे, आपने एक हीरो का डायमंड नेकलेस देखा, आपको पसंद आ गया और आपको लगा अरे ये पैसा नहीं है लेकिन मुझे अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए। कभी कभी आपको मन करता है कि गाड़ी खरीद लूं, या छोटी छोटी चीजें भी, आज पिज्जा ही खा लूं, मुझे बहुत मन कर रहा है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। ऐसा हो जाता है, ये ह्यूमन है, हम सबके साथ होता है, ये सिंपल साइकोलॉजी। ऐसा जब होता है, आप बच्चों के साथ भी ये करते हो कि आप उसकी डिमांड को टाल देते हो। अब उसको ये नहीं फील होना चाहिए, आपको भी ऐसे फील नहीं होना चाहिए कि आपकी डिमांड टल गई है और कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो आपके फ्रिज पे, घर के फ्रिज पे ध्यान से सुनिए, आपके फ्रिज पे ऐसी, जैसे आपको स्क्रीन पे फोटो पे दिख रही होगी, ऐसी छोटी छोटी चिट्ठियां बना के चिपका दीजिए, जिसको जब जब जो भी फ्रिज पे जिसको जो जो जब इच्छा आती है, उस इच्छा को ठंडा करने के लिए वो फ्रिज का इस्तेमाल कीजिए। फ्रिज के दरवाजे पे फैमिली में अगर ऐसी बहुत डिमांड्स आ रही है या बहुत सारे गोल्स है, तो फ्रिज पे चिपका दीजिए। और उसके बाद वो जो एक संडे आप महीने में बैठते हैं ना, उसमें डिसाइड कीजिए कि इस बार किसकी विश कंप्लीट होगी और कैसे होगी और कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये झगड़ा नहीं करना है, डिस्कशन करना है। जब ये डिस्कशन होगी तब फैमिली में जो प्यार बढ़ेगा, बॉन्डिंग बढ़ेगी, और वो जो फ्रिज की ठंडक है वो दरवाजे तक भी पहुंचेगी। ये विश लिस्ट आप अपने फ्रिज पे लगाइए, और अपने फ्रिज को ही नहीं, अपने फाइनेंस को भी सजाइए। इस तरह से आप छोटी छोटी चीजें करके इमरजेंसी फंड्स की भी प्लानिंग कर सकते हैं। कभी कभी जब ये विश पूरी नहीं होती, तो आप बच्चों को या किसी को भी, एक दूसरे को समझा सकते हैं कि ये विश आज पूरी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें इमरजेंसी के लिए कुछ बचाना है। अब मैं आपको लास्ट बात बताती हूँ। हम सबके जीवन में 3 सीजन्स आती हैं, 3 ऋतु आती है। जैसे होती है ना सर्दी, गर्मी और वर्षा, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी 3 सीजन्स आते हैं। ये 3 सीजन भी वही है, सर्दी, वर्षा और गर्मी। सर्दी की सीजन होती है जब आप 0 से लेके 18-19 साल के होते हो, यानी कि सर्दी यानी मजे, खाना पीना अच्छा मिलता है, अच्छी सेहत बन जाती है, अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं, सब कुछ मजे ही मजे है ना, वो 0 से 20 की साल में। तो वो होता है आपका विंटर सीजन। उस विंटर सीजन को आप अच्छा खासा एंजॉय करते हैं, ठीक है। इस एंजॉयमेंट में भी थोड़ा थोड़ा सा डिसिप्लिन सीख लीजिए। आप स्क्रीन पे कुछ मत कीजिए प्लीज अभी के लिए, हाँ ठीक है। अब दूसरा सीजन होता है वर्षा का। जब वर्षा का सीजन होता है, बारिश होती है, तो पानी को बचा के रखा जाता है, क्योंकि गर्मी के सीजन में हो सकता है पानी की कटौती हो। इस तरह से वर्षा की सीजन होती है 18 साल से लेके 40-45 साल की उम्र तक। ये वर्षा की सीजन
हर किसी के जीवन में आती है। इस समय में आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है, हो सके उतनी जगह करनी है, और शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म हर जगह के लिए करनी है, ताकि जब ये वर्षा ऋतु हो तभी भी आपके पास पैसे रहे, जब जब आपको जरूरत पड़े, इमरजेंसीज आए, कुछ भी हो गया गलत, और गलत क्या आपको कोई एक्स्ट्रा चीज चाहिए तो भी आपके पास साइड में कुछ पैसा होना ही चाहिए। और जब ये वर्षा ऋतु खत्म हो और गर्मी की सीजन आती है, यानी 45-50 के बाद की सीजन, या हो सकता है रिटायरमेंट के बाद की सीजन, इस गर्मी की सीजन में कुछ फल कम मिलेंगे, इस गर्मी की सीजन में सब्जियां कुछ ठीक नहीं मिलेंगी, तो जो वो सर्दियों के मटर आप फ्रीजर में बचा के रखे हैं ना, वो आपकी सब्जी के लिए काम आते हैं ना, वैसे ही आपके फाइनेंसेस और इन्वेस्टमेंट जो आपने 18 साल से लेके 45 साल में किए हैं वो आपको काम आएंगे। तो जो लोग कहते हैं कि अरे मैं 60 का होऊंगा तब की आज क्यों सोचूं, वो सोचिए कि वो गर्मी की ऋतु आने वाली है, और वो आए, मैं चाहती हूँ आप लम्हा जिए, और वो आनी ही चाहिए। उस गर्मी की ऋतु में गर्मी की बजाय आपके पास ये एसी होना ही चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स का। और जब आपके पास ये इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होगा तो आप अपने शौक के लिए कमाएंगे, आपके शौक के लिए बिजी रहेंगे। पैसा कमा के घर चलाने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत तब नहीं बचेगी। यही चीज आपको अपने घर में समझानी है, और अगर ये समझाना है तो सिंपल सी चीज बता के मैं यहाँ से आपसे विदा लूंगी। सिंपल सी है कि आपकी जब बच्चों की बर्थडे पार्टी होती है, तो सेलिब्रेशन हो या पार्टी हो, तो कुछ थीम्स रखिए, सामाजिक तरह के व्यवहार हो ना, उसमें आप पार्टी में थीम रख सकते हैं। थीम क्या होगी? फाइनेंशियल डिसिप्लिन। आप बोलेंगे तो बहुत बोरिंग है, तो पार्टी की थीम ही ऐसी रखिए जिसमें बच्चों को गेम के तौर पर चेक दिए जाते हैं कि आपको चेक भरना सीखना है, आपको पासबुक रहा है इन्वेस्टमेंट में, मार्केट में, उनको गूगल पे कुछ करने दीजिए, रिसर्च करने दीजिए, और उनको ही नहीं आपको भी करनी है। हर उम्र के लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन जरूरी है, जरूरी था, जरूरी है और जरूरी ही रहेगा। और जब ये सब कुछ आप कर लेंगे तो आपको हमेशा समझ में आएगा कि आपके लिए वो वर्षा ऋतु, विंटर ऋतु बहुत अच्छी थी, और आपकी जिंदगी अच्छी कटी, और आप ये नहीं करिए, खुशहाल बनी रहेगी। इसी तरह लॉकडाउन का फायदा उठाइए, ये सारी चीजें आप कीजिए। आपको ई बुक के लिए कुछ लोगों ने चैट पर लिखा है, पर ये चैट में नहीं देख पाऊंगी और ईमेल आईडी पे नहीं भेज पाऊंगी, तो स्क्रीन पे आपके लिए कुछ नंबर दिए गए हैं जहाँ पे आप व्हाट्सएप करना है अपना नाम और अपना ईमेल एड्रेस। आप जब ये शेयर करेंगे तब जाके आपको ई बुक पहुंचाई जाएगी। तो ध्यान में रखिए, IRRR, कल्चर सेटिंग, प्रोसेस और फाइनेंशियल डिसिप्लिन, घर के लिए और सबके लिए, क्योंकि अर्निंग मनी तो इजी है और स्पेंडिंग मनी भी बहुत इजी है। कमाना इजी है, खर्च करना उससे भी इजी है, लेकिन आर्ट है उसे मैनेज करना। तो सबके सब अच्छे से पैसों को मैनेज कीजिए और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाइए। थैंक यू सो मच मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच लिबरेशन कोचेस ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और थैंक यू सो मच समीर जी, यश, विजय मैम, अमोल सर, इतना सब कुछ कोऑर्डिनेट करके हर रोज मुझे ये प्रोत्साहन देने के लिए। थैंक यू, एंड ओवर टू अमोल सर। हेलो प्रियंका जी, फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत अमेजिंग सेशन, और लोग ऑलरेडी लिख रहे हैं, और मैं इस सेशन में हर सेकंड जुड़ा हुआ था। इतने जटिल और कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आपने अमेजिंग तरीके से समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका फ्लो एब्सोल्युटली रॉकिंग था, अमेजिंग था। Thank you so much for designing this amazing session for us and delivering it amazingly. मैं सभी participants का बहुत धन्यवाद देता हूँ जो पहले ही सेशन से आज तक जुड़े हुए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कभी आते जाते रहते हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much for participating. Thank you so much for joining. Thank you so much Liberation Coaches team, Vijay Madam, Yash, Sameer, and everyone who has worked hard to make this session successful. आप सभी से कल मुलाकात होगी. Till then, have a great time. Can you